हे गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट मुताबिक मैं लेके आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो जिसमें सीरीज की कंप्लीट स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज की रेटिंग इतनी अच्छी है और आप लोगों ने जो इसे इतना पसंद किया है, इसीलिए आप लोगों की आसानी के लिए इस सीरीज की कंप्लीट स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने के कारण इसे 2 पार्ट में करना पड़ा। फर्स्ट पार्ट इसकी पहले ही अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी लिंक को मैंने पिन कर दिया है। और उस पार्ट को देखने के बाद ही आप इस अगले वाले पार्ट को देखना, क्योंकि इसमें कहानी और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और मजेदार हो जाती है। साथ ही आपके कन्वीनियंस के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहां से आप इन दोनों वीडियोस को एक साथ ही देख सकते हो। चलिए सेकंड पार्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है। और वीडियो में अगर आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट लगे तो इसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब एकेडमी का इंटरनल कंपटीशन खत्म हो चुका है। अब जबकि ली एकेडमी के दोनों ही ब्रांचेस में यानी मार्शल एकेडमी में और मैजिक कोर्ट में फर्स्ट रैंक ला चुका था। इसी के लिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं जो फैटी होता है वो ली को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए यहाँ थैंक्स कहता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी ली ने सिर्फ उसे ही अपना सब्स्टिट्यूट चूज किया होता है। आगे ली उसे कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि जल्द ही वो कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसमें इस कॉन्टिनेंट के बहुत ही बड़े मैजिकल इंस्टीट्यूट आपस में compete करेंगे। इसीलिए अब तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम हायर रिल्म में ब्रेक थ्रू कर पाओ, तभी सभी लोगों की बोलती बंद होगी जो तुम्हें नीचा समझते हैं। जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैं जरूर कोशिश करूंगा और 1 महीने के अंदर कम से कम 1 लेवल में तो ब्रेक थ्रू कर ही जाऊंगा। जिसपे ली उसे कहता है कि एक छोटे से माइनर रिल्म में ब्रेक थ्रू करना इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें एटलीस्ट 2 लेवल्स पे ब्रेक थ्रू करने ही होंगे। जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैंने लगातार 3 सालों तक प्रैक्टिस की है, तब अपने 3rd रैंक के लेवल पर पहुंचा हूँ, तो सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही मैं 2 लेवल्स को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए अब ली उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसी सीक्रेट जगह का पता है जिसमें न केवल हमारी एलिमेंट्री फोर्सेस डबल हो जाएंगे, बल्कि अगर हम उसे अच्छे से यूज कर पाए तो हमारी जो कॉम्पैक्ट पावर है वो भी बूस्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी कॉम्पैक्ट पावर इंक्रीज होगी, हम आसानी से अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इस इंटरेस्टिंग से जानकारी को सुनते ही वो दोनों एक साथ पूछ बैठते हैं कि वो जगह कहाँ है। कि तभी यहाँ अचानक से सीन कट होता है और हमें उसी लॉर्ड ऑफ फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी नाकामी पे खुद ही को कोस रहा होता है। लेकिन यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि आने वाले कंपटीशन में वो इस तरह से अपने आप को हारने नहीं देगा। तब की बार वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब ये कहते हुए वो उसी मैजिक पेट्रोल कार्ड को निकालता है, जो कि एक रेयर तरह का कार्ड होता है, जिसका यूज करते ही डिमन ड्रिल में ओपन हो जाता है और वहाँ से डिमन को बुलाया जा सकता है। जैसे ही वो इसका यूज करता है, डिमोनिक रिल्म से एक बंदा अपेयर होता है और ये वही डिमन होता है जिसने पहले ली पे उस जंगल में हमला किया था। अब इसका नाम यहाँ मैजिक रेंजर होता है और वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कह रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये मैजिक पेट्रोल ऑर्डर कार्ड आखिर कहाँ से आई। इस पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि जाओ और डेवल से कह दो कि हमारा जो पुराना प्लान था वो फेल हो गया। लेकिन आगे अब एकेडमिक कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाली है और अब हमें एक नए प्लान की जरूरत है। और इनका प्लान का ये मेन मकसद होता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम किसी भी तरह से एकेडमी का नेक्स्ट डीन बनना चाहता था, और डीन बनने के लिए उसके रास्ते में चाहे कोई भी डिसिपल आए, वो डेवल से कहने को कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। जिस पे वो मैजिक रेंजर उससे कहता है कि तुम्हारे इस इवल प्लान को सुन के मुझे आज यकीन हो गया है कि तुम डिमोनिक रिल्म के ही एक मेंबर हो, और यही कारण है कि तुम्हारे पास वो कार्ड है जिससे तुम इन दोनों रिल्म के बीच रास्ता ओपन कर सकते हो। कि वो ये कहते हुए कि तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी ये जो मैसेज है वो डेवल को पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये तुम्हारी यहाँ इतनी ज्यादा जो एनर्जी है वो मैं ऑब्जर्व कर ली, यहाँ से मैं चलता हूँ। यहाँ सीन कट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है, जो अपने कॉम्बैक्ट पावर को बढ़ाने के लिए उसी स्पिरिचुअल मार्शल पैविलियन में पहुंच चुका था। अब यहाँ पे मेंटोर उसके आने का रीजन पूछती हैं, जिसपे वो बताता है कि वो अपने फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है। इस पैविलियन की ऑरा उसे ऐसा करने में मदद करेगी। इस पे मेंटोर उनसे कहती हैं कि एकेडमिक कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है और मैजिक टावर में जाने के बजाय तुम सबसे पहले इस टावर ऑफ वंडर में आ पहुंचे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ली उन्हें बताता है कि मेरे लिए मैजिक पावर को इंक्रीज करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अपने मार्शल आर्ट की स्किल पावर को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ड्यूअल कल्टीवेशन की जो राह चुनी है, इसमें दोनों स्किल्स को साथ साथ लेकर के चलना काफी जरूरी है।
इसका कारण ये होता है जो कि मैजिशियंस होते हैं वो काफी ऑनरेबल मैन होते हैं, वो सिंबल ऑफ पावर होते हैं, लेकिन जब इनका सामना किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के साथ हो जाता है जिसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा हाई होती है तो फिर उस विजार्ड का तो काम तमाम हो जाता है। यहाँ मेंटर ये जानते हुए कि ली पहले यहाँ अपनी मार्शल आर्ट के स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके इनविंसिबल बनाएगा, उसके बाद इसका अगला कदम मैजिक टावर की तरफ होगा। ये इसका एक अच्छा फैसला है, इसलिए वो इसकी यहाँ तारीफ भी करती हैं। आगे वो ये कहते हुए कि तुम्हारा ये डिसीजन फ्यूचर में तुम्हें अजय बना देगा, लेकिन इस मार्शल आर्ट पैविलियन में इंटर करने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है इससे तुम्हारी प्रैक्टिस में लेट नहीं होगा। बाकी ली यहाँ उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम मेंटर को देखते हैं कि ली के हर एक मूव को वो आसानी से जांच लेती थी। बाकी मेंटर ली को कई सारे मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग टिप्स देती हैं। इसमें ली उनके गाइडेंस के लिए थैंक्स कहते हुए मार्शल आर्ट पैविलियन में इंटर कर जाता है। वो अंदर जाते ही उसे एक बहुत बड़ा हथेली का प्रिंट दिखता है, जिसमें यहाँ ली ये समझ जाता है कि अगर ये कला उसके हाथ लग गई फिर वो इसका यूज करके कई सारे माउंटेन्स एंड रिवर्स को भी सप्रेस कर सकता है। और अगर ये मूव वो सीख जाता है तो किसी हाई लेवल के मैजिशियन से इसका ये जो मार्शल लेवल का आर्ट है ये कम नहीं होगा। आगे यहाँ ली कल्टीवेट करके उस महायाना पंच को तो सीख लेता है, लेकिन जब उससे वो प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ पर एक ओपोनेंट की जरूरत है। तो उसके ऐसा कहने की देरी होती है कि हम वहाँ पे बहुत सारे डिमन फॉक्सेस को देखते हैं, जिसपे ली अब इसी महायाना पंच को यूज करते हुए उन सभी पे अटैक करता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बीस्ट यहाँ ली पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन ली अपने वेपन से उस पे अटैक करके उसे मार गिराता है। अब यहाँ पे ली को ये समझ में आता है कि उसे मेंटोर की प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि इस मार्शल आर्ट के रिल में जो वो कॉम्बैट पावर यूज कर रहा होता है इससे उसकी बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज हो रही होती है। अब आगे वो थोड़ी ही दूर जाता है तो उसे एक स्पिरिचुअल पूल दिखता है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट अपने 6 रैंक से लो लेवल पे है ये पूल उसके लिए सुटेबल है। इसमें ली जो कि अपने मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे होता है वो इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने का सोचता है। यहाँ पे हम उसे अब कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जिसपे अब वो अपने 5th लेवल के एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। अब आगे ली यहाँ पे ये डिसाइड करते हुए कि जो इतनी सारी एनर्जी यहाँ पे ली ने ऑब्जर्व की है उसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए उसका अगला कदम अब होता है उसी मैजिक टावर की तरफ। अब आगे वो मैजिक टावर के 7th फ्लोर पे पहुंचता है, क्योंकि बाकी फ्लोर्स के लेवल्स को तो उसने आसानी से पास कर लिए थे। यहाँ पे वो लॉर्ड ऑफ रिंग से पूछ रहा होता है क्या वो इस 5 कलर फ्लावर का यूज कर सकता है अपनी कल्टीवेशन में, जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ 2 दिनों तक मेडिटेट करना होगा, तभी तुम इसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर पाओगे। अब आगे हम 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ली अब उस 5 कलर फ्लावर के सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था। उसके अंदर से हम यहाँ पे ब्लू फ्लेम को रिलीज होता देखते हैं, जिसपे हमें पता चलता है कि ली जो कि अपने मैजिकल कॉर्ड के 4th रिल्म में होता है वो अब 5th रिल्म के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका है। अब जैसे ही वो इसकी पावर को टेस्ट करता है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अब उसमें ऐसी एबिलिटी और पावर आ चुकी है जिससे वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम जैसे ओपोनेंट का भी आसानी से सामना कर सकता है। आगे यहाँ हमें लॉर्ड ऑफ रिंग को दिखाया जाता है, जो ली के बारे में कहते हैं कि इस लड़के में तो वाकई काफी टैलेंट है और वो दिन जल्दी आने वाला है जहाँ वो एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जहाँ पहले मैं कभी हुआ करता था। अब आगे हम ली को 8th फ्लोर पे जाता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे इविल रूट्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ ली उसे ये कहते हुए कि चलो फिर से फाइट करते हैं, हमारा ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उसी मैजिकल टावर के 8th फ्लोर पे जाता देखते हैं। अब जैसे ही वो उस फ्लोर पे एंटर करता है उसका सामना उन बैट बीस्ट से होता है, जो कि काफी संख्या में होते हैं और यहाँ पे ली को देखते ही वो अपने डार्क मिस्ट से ली पे अटैक करते हैं। लेकिन एन वक्त पे ली यहाँ अपने आप को एक अर्थ शील्ड से डिफेंड करता है। फिर ली यहाँ पे अपना अगला मूव जो कि अर्थ ब्लेड का होता है का यूज करते हुए वो उन बैट बीस्ट को मार रहा था। तभी उन बीस्ट का जो लीडर होता है वो यहाँ धोखे से ली पे अटैक करने वाला होता है। तभी ली यहाँ चौकन्ना हो जाता है और अपने 5 स्टार के पावर से उस पे अटैक करता है। इस अटैक का तो उस बीस्ट लीडर पे कोई इफेक्ट नहीं होता और वहीं हम उस बीस्ट को देखते हैं कि एक फॉर्मेशन वो क्रिएट करता है, जिससे एक डार्क स्पिरिट दानव रिलीज होता है और ली यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए अपने अर्थ दिजजिन के मॉन्स्टर को समन करता है।
अब ये जो मॉन्स्टर होता है भले ही उस डार्क स्पिरिट के सामने तो आकार में काफी छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे ली अपने अटैक को और भी ज्यादा डबल करने के लिए अपने फायर टायरानोसॉरस को समन करता है और ये दोनों मिल करके उस बैट बीस्ट पे ऐसा हमला करते हैं कि वो सभी के सभी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वहाँ पे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि ली ने अब इस 8 फ्लोर के भी असेसमेंट को पास कर लिया है, इसीलिए उसे एज अ रिवॉर्ड अब एक मैजिकल पर्ल दिया जाता है। ये पर्ल काफी खास होती है क्योंकि इसमें वर्ल्ड के किसी भी वेरियस एलिमेंट को गैदर करने की पावर होती है। इसे देखते ही यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम मुझे ये मैजिकल पर्ल दे दो। यहाँ ली उसे कहता है कि मैंने काफी डिफिकल्टी के साथ इसे हासिल किया है, तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें इसे दे दूं। जिस पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कहते हुए कन्विंस कर लेता है कि तुम अभी अपने मैजिशियन लेवल के 5th फ्लोर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो उसी 5 कलर के फ्लावर का यूज करके, और अभी तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे इस तरह का कोई मैजिकल टूल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी शक्तियों पे आखिर कब तक रिलाई करूंगा। जिस पे ली उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन अब की बार मेरी पावर को तुम्हें स्टील यानी चुराने की जरूरत नहीं है। जिसमें लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम यहाँ चोर किसे कह रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे उधार ले रहा था तुम्हारी शक्तियों को, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत सारे ऐसे मैजिक्स दिए हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। और तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अपने जमाने में एक ग्रेट धर्मा गॉड था और मेरी सोल यहाँ पे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही मैं मैजिकल स्क्रिप्ट्स को याद रख सकता हूँ, जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि अगर भविष्य में तुम कहीं मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपनी पावर को तुम्हें उधार दे करके। अब उसके इतना कहने की देर होती है कि ली उसे कहता है कि ठीक है, इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम वो मैजिकल पर्ल रख सकते हो। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हम ली को एक पेविलियन की ओर जाता देखते हैं जहाँ पे उसे एक हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन चाहिए था और यहाँ पे उसे एक फैन पसंद आता है। उस मैजिकल फैन को चूज करने पर वो कारीगर उसे बताता है कि ये ब्लैकिश आयरन से बना है जिसमें सल्फर गोल्ड मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो कि एक 6th लेवल के मैजिशियन के लिए ये एक अच्छा वेपन साबित हो सकता है। अब इस वेपन के पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ली उससे कहता है कि वो इसमें 5 कलर सैक्रेड स्टोन को ऐड करवाना चाहता है, जिसपे वो कारीगर तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर वो पवित्र स्टोन इसके पास कैसे आ सकता है, इसका मिलना तो काफी रेयर है। जिसपे ली उसे जवाब देता है कि वो मैजिक डिपार्टमेंट के 5th लेवल का प्रैक्टिशनर है, इसलिए मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो मेरी इस पर्सनालिटी को सूट करे। जिसपे वो कारीगर उसे बताता है कि इस स्टोन को मेल्ट करने के लिए उसे काफी टाइम चाहिए क्योंकि ये एक रेयर काइंड ऑफ स्टोन है जो कि अर्थ के कोर फायर से ही हीट किया जा सकता है। आगे वो कारीगर उसे वर्कशॉप में ले जाता है और यहाँ पे ली उसे वो सैक्रेड स्टोन दे देता है। जिसपे वो कारीगर यहाँ ललचाते हुए उससे कहता है कि इसमें तो काफी छोटा टुकड़ा ही लगेगा, क्या इसे निकले हुए बाकी बचे पीसेस को वो रख सकता है। जिसपे ली उसे साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि आगे मुझे भी तो इसकी जरूरत आने वाली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनमें से एक छोटे पीस को उस फैन में लगा देता है, जिससे अब उस 5 कलर सैक्रेड स्टोन की पावर उस फैन में समाहित हो चुकी थी। अब यहाँ पे सीन कट होता है और आगे हम ली को उस ट्रेजर रिफाइनिंग पेविलियन की तरफ जाते देखते हैं जहाँ पे ली के टीचर मोला होते हैं और यहाँ पे ली चीखते हुए उनके पास आता है, ये कहते हुए कि वो एक हाई लेवल का मैजिक वेपन लाया है और वो चाहता है कि मोला इसे रिफाइन करे। जिसपे यहाँ मोला उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वेपन्स को रिफाइन करना कोई पत्ता गोभी काटने का काम नहीं है। आगे ली यहाँ पे वही मैजिकल फैन को मोलाओ को दिखाता है, जिसे देखते ही मोलाओ समझ जाते हैं कि इस मैजिकल फैन को उस 5 कलर सैक्रेड स्टोन से फिल किया गया है। आखिर वो 5 कलर सैक्रेड स्टोन ली के पास कैसे आया। अब ये सैक्रेड स्टोन ली को उसी गुफा से मिला होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात पहली बार उस डियर क्लैन के डियर गॉड से हुई थी। यहाँ पे एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये 5 कलर सैक्रेड स्टोन ली के हाथ लगे थे। बाय द वे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जहाँ मोला ली से कह रहा होता है कि जब तुम्हारे पास इस तरह के स्टोन्स मौजूद थे तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पे यहाँ ली उनसे कहता है कि ये मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर आप इस फैन को रिफाइन कर देते हो तो मेरे पास अब भी कुछ बचे हुए सैक्रेड स्टोन्स है, उन्हें मैं आपको दे सकता हूँ। इस पे मोला उस पे गुस्सा हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं किस तरह का पर्सन हुई कि अपनी ही डिसिपल्स के ट्रेजर पे नजर रखूंगा। जिसपे मोला वो उसे एक
हाई लेवल का डिमन कोर देते हुए वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे ली उनकी इस हंसी को समझ जाता है क्योंकि अब ली भी एक मैजिशियन था और ऑफ कोर्स वो भी मैजिकल वेपन्स को फोर्ज कर सकता था, क्योंकि खुद के बनाए हुए मैजिकल वेपन्स को वो आसानी से हैंडल कर सकता था। अब आगे जैसे ही वो उस मैजिकल वेपन को रिफाइन करना शुरू करता है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने जो तुम्हें रून्स को लिखना सिखाया है वो काफी पुराना तरीका है। अगर तुम अब भी उसी तरीके को यूज करते हो तो तुम्हारा मैजिकल वेपन ज्यादा पावरफुल नहीं बनेगा। इस पे ली यहाँ उसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं ये तुम्हें चांस देता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे मैजिकल फैन को डैमेज मत कर देना। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुम में तो वाकई काफी ज्यादा घमंड है, क्योंकि ना जाने कितने सारे लोग हैं जो मुझसे ऐसे भीख मांगते हैं इस तरह के मैजिकल वेपन्स को रिफाइन करने के लिए, और मैंने ही ना जाने कितने को इस तरह के मैजिक टूल को बनाना सिखाया है, और तुम्हें अभी मेरी काबिलियत पे शक हो रहा है। और अब जबकि तुम्हारे पास मेरे जैसे धर्मा गॉड की एबिलिटी है जो कि एक हाई लेवल के मैजिकल टूल्स को रिफाइन कर सकता है, लेकिन तुम इस अपॉर्चुनिटी को चेरिश नहीं कर रहे हो। जिसपे अब ली उसकी कही हुई बात को मान लेता है और उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस फैन वेपन को रिफाइन करने के लिए अब उसके कहे हुए रून्स को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने लगता है। जैसे जैसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वो उसी तरह के रून्स को इनक्रेव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उन रूइंस को कार्व करते ही ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, जिससे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है अगर तुम्हें एक हाई लेवल का मैजिकल वेपन चाहिए तो कोई ना कोई तो प्राइस चुकाना ही होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब ली को भी यहाँ यकीन आ चुका था कि उसने मूलॉ से भी ज्यादा अच्छी रूइंस की कार्विंग की है, कि तभी लॉर्ड ऑफ रिंग्स आगे उसे अगला स्टेप बताता है कि वो उसकी मदद करेगा एक हाई लेवल मैजिक को रिफाइन करने के लिए, वो भी डायरेक्टली बिना किसी और स्टेप को फॉलो किए हुए। अब आगे इसके लिए वो उसी हाई लेवल के डिमन कोर का इस्तेमाल करता है। आगे हम देखते हैं कि ली के लिए एक मैजिकल वेपन तैयार हो चुका होता है जो कि आने वाले उस एकेडमिक बैटल में उसकी काफी मदद करेगा, क्योंकि उस बैटल में कई सारे हाई लेवल कॉलेजेस के ऐसे मैजिशियंस होंगे जिसका मुकाबला करने के लिए उसे इसी तरह के पावरफुल वेपन की जरूरत होगी, तभी तो वो दूसरे एकेडमी के मैजिकल जीनियसेस के साथ डील कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ हमारी ये जो एपिसोड यही फिनिश होता है। आगे अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं देखा था जो ली होता है अपने लिए एक हाई लेवल का वेपन रिफाइन करने के लिए मोलाओ के पास आता है, लेकिन मोलाओ उसे एक डिमन कोर देते हुए ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम अब एक खुद मैजिशियन हो तो तुम्हें अपने लिए खुद ही मैजिकल वेपन रिफाइन करना होगा, इससे तुम उसे बेटर तरीके से समझ सकते हो और आगे फाइट में ये तुम्हें ही फायदा करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि ली ने यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स की मदद से उस मैजिकल फैन पे रून्स को तो कार्व कर लिया होता है और अब उस डिमन कोर के डिमन को उसमें सबड्यू करने की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ एक मैजिशियन ही कर सकता है। अब यहाँ से एपिसोड आगे शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो जो मैजिकल कोर था उसमें एक 5 कलर का डिमन पिकॉक होता है, जिस पर लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि ये जो पिकॉक है ये वही 5 कलर डियर की ही स्पीसीज का है। भले ही ये अपनी स्पीसीज के 7th ऑर्डर के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी है और अगर तुम इसे सप्रेस कर पाते हो तो तुम्हारे इस वेपन के पावर में इस 5 कलर पिकॉक की पावर भी कंबाइन हो जाएगी। अब आगे हम यहाँ ली को देखते हैं जो उस 5 कलर पिकॉक को सबड्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इसकी शक्तियाँ काफी कम होती हैं उसे सबड्यू करने में, इसीलिए अब वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स की मदद मांगता है। लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कहते हुए कि मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही अटैक बचे हुए हैं। अब आगे यहाँ वो ली की मदद करने के लिए एक एक करके उसके पास जो 3 अटैक्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कहते हुए कि अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है और मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता था। जिसपे ली अब उस पिकॉक के डिमन कोर को पूरी तरह से उस वेपन में कंबाइन करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और अपनी कई सारी कोशिशें करने के बाद हम लास्टली उसे देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाता है। वहाँ पे इतनी बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसे मोलाओ देखते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखते ही मोलाओ जल्द से जल्द उस पैविलियन में आते हैं। यहाँ ली के एनर्जी के एग्जॉस्ट होने के कारण वो उसे बेहोश पाते हैं, तभी उनकी नजर उस हाई ग्रेड के वेपन पे जाती है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ली ने काफी अच्छे से रियोन्स को कार्व किया था। ली ने तो यहाँ इतना अच्छा काम किया होता है कि वो मोलाओ के इतने सालों के एक्सपीरियंस को भी मात दिया था। यहाँ ली को होश आता है और वो खुशी के मारे झूम उठता है क्योंकि उसने आखिरकार एक हाई लेवल का वेपन को रिफाइन कर लिया था।
अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीन सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके उन्हें बता रहे होते हैं कि वो ग्रेड कंपटीशन अब 7 दिनों में शुरू होने वाला है और तुम सब हमारी ही एकेडमी की तरफ से ग्रेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो याद रखना कि इन 20 सालों में हमने काफी ज्यादा हार सही है। तब तक 20 सालों में तुम एकेडमी के द्वारा चूज किए गए एक्सीलेंट रैंकर्स हो, तो तुम लोगों को आपसी मनमुटाव मिटा करके किसी भी हालत में हमारी इस एकेडमी को अंडर 4th पोजीशन पे लाना है। अब आगे वो ये कहते हुए कि अब हमारी एकेडमी की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा तुम ही लोगों के हाथ में है, तो तुम लोगों को इस मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना है। आगे वो ली और यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी आपसी दुश्मनी मिटा करके एक साथ ही जिंगलू एकेडमी के लिए फाइट करनी होगी और वक्त आने पे तुम्हें मिल करके फाइट करना होगा, ताकि तुम हमारे एकेडमी के लिए इनफ पॉइंट्स को कलेक्ट कर सको और एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हुए तुम्हें हमारी एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल को उस ग्रैंड कंपटीशन में शोकेस करना होगा। और इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें एकेडमी की तरफ से ही एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट मैजिक वेपन के साथ साथ इंटरमीडिएट स्पेल्स को भी दिए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें अनगिनत मैजिक क्रिस्टल्स के साथ साथ एक लिजर्स भी दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आगे डीन सबको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ली को अपने पास ही रोक लेते हैं कि वो यहाँ ली से कहते हैं कि जैसे वो ग्रैंड कंपटीशन खत्म होता है तुम्हारी सगाई ल्यूली के साथ कर दी जाएगी। जिसपे ली यहाँ पे उनके अचानक से पूछने पर वो शॉक रह जाता है और यहाँ इस बात को टालते हुए कहता है कि वो अपनी इस लव लाइफ में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसपे डीन ये कहते हुए कि ठीक है, अगर तुम्हें ल्यूली नहीं पसंद है तो मैं उसे जाके अभी बता देता हूँ। जिसपे ली उन्हें जल्दी से रोकते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे ल्यूली पसंद नहीं है, ऑफ कोर्स उसे मैं पसंद तो करता हूँ। जिसपे डीन अब उससे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, ये तय हुआ कि जैसे ही उस ग्रैंड कंपटीशन में तुम हमारी एकेडमी को अंडर 4th पोजीशन के रैंक में लाओगे तुम्हारी सगाई कर दी जाएगी और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे फिर तुम ल्यूली के साथ इस सगाई को भी भूल जाना। जिसपे ली के पूछने पे कि आप सच में इस बात को लेकर के सीरियस है, तो डीन यहाँ उन्हें सारी बात बता देते हैं कि जब एकेडमी में ही ड्यूअल इंटरनल कंपटीशन हो रहा होता है तो 1 मंथ पहले ही मुझसे किसी ने ल्यूली का हाथ मांगा था, ये कहते हुए कि अगर वो इस ड्यूअल कंपटीशन में यानी मैजिक ब्रांच के साथ साथ मार्शल ब्रांच में भी जीत जाता है तो फिर डीन को किसी भी हालत में ल्यूली का हाथ उसके हाथ में सौंपना होगा। यहाँ पे ली के ये पूछने पर कि आखिर वो बंदा कौन होता है, डीन उसे बता देते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम था और लॉर्ड ऑफ फ्लेम ने हाल ही में अपने 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू किया होता है और मैजिकल ब्रांच का सबसे टैलेंटेड बंदा भी होता है, इसलिए डीन ने उसे हाँ कर दी होती है। लेकिन अब ड्यूअल कंपटीशन में वो पूरी तरह से हार चुका था, इसीलिए ये सगाई होने से रुक गई। लेकिन अगर हमारी एकेडमी अंडर 4th रैंक के लेवल पे आ जाती है तो वो मुझसे फिर से ल्यूली का हाथ मांगने आएगा। उस समय मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। इस पे लिली उनसे पूछता है कि आखिर कोई ना कोई तो हमारे पास रास्ता होना ही चाहिए। तो डीन यहाँ उसे बताते हैं कि एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि एकेडमी के 4th कॉलेज का प्रेसिडेंट होने के कारण वो मुझसे तो फाइट नहीं करेगा, फिर भी मेरे पास उसे मना करने का कोई रीजन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उस ग्रैंड कंपटीशन के इंडिविजुअल फाइट में 1st पोजीशन की रैंक लाते हो फिर हो सकता है कि वो यहाँ इस मैरिज प्रपोजल से पीछे हट जाए। अब यहाँ सीन कट होता है और ली इसी के बारे में सोच रहा होता है। आगे ली के साथ बाकी सारे स्टूडेंट और उनके 2 ट्यूटर्स उसी ग्रैंड कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। अब वो अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एंशिएंट डिमन सिटी जाना होता है। अब वो उस सिटी के दरवाजे पर रुकते हैं जो कि काफी ज्यादा मेजेस्टिक होता है। यहाँ की एक एक चीज को देख करके वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इवन की वहाँ की जो वॉल होती है वो 100 फीट से भी ज्यादा हाइट की होती है, जिसे किसी भी हाल में फ्लाई ओवर कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। साथ ही वहाँ जो चेन्स लगे होते हैं वो ब्लैक आयरन के होते हैं। इवन की जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं वो भी एटलीस्ट अपने 5th रैंक लेवल के होते हैं। आगे ट्यूटर यहाँ पे उस एंशिएंट डिमन सिटी के बारे में बताते हैं कि इसका जो लॉर्ड है वो अपने मैजिशियन लेवल के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे है। इनके जो यहाँ पे छोटे मोटे जादूगर है वो भी अपने 8 लेवल पे पाए जाते हैं। जिसपे यहाँ ल्यूली उनसे कहती है कि फिर तो यहाँ की सिटी के जो 9th ग्रैंड मास्टर होंगे वो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। इस पे दूसरी ट्यूटर उन्हें कंटिन्यू करते हुए बताती है कि ये जो बॉर्डर है ये ह्यूमंस एंड डिमंस के बीच का बॉर्डर है और बिना कोई स्ट्रॉन्ग पावर के कोई भी ह्यूमन रेस वाला इस डिमोनिक बॉर्डर को पार नहीं कर सकता। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हम अब इस सिटी में इंटर करने वाले हैं जहाँ पे डिमंस का राज है। उस सिटी के अंदर अनगिनत तुम्हें विजर्ड्स के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट भी मिलेंगे, जिन्हें तुम्हें भूल कर भी ऑफेंस नहीं करना है, क्योंकि उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें मारने को। फिर हमारे लिए तुम सभी को वहाँ प्रोटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा।
तो इस सिटी में इंटर करने से पहले तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। अब आगे उनके ये वार्निंग के साथ साथ वो सभी उस डिमोनिक सिटी में इंटर करते हैं जहाँ पे एक नाइट्स का ग्रुप उन्हें रिसीव करता है। यहाँ पे ट्यूटर ताओ उनसे अपनी एकेडमी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ वो इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि वो ग्रैंड कंपटीशन के लिए आए हैं और वो सभी चिंगलो एकेडमी मतलब ग्रीन डियर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। उन सभी को एक जगह ठहराने के लिए लिया जाता है जहाँ पे ट्यूटर अब उन सारे स्टूडेंट्स से ये कह रहे होते हैं कि तुम चाहो तो इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन याद रखना रात होने से पहले तुम सभी को यहाँ पे वापस आना है। साथ ही तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रबल क्रिएट नहीं करनी है। वैसा कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम फैटी को देखते हैं जो कि ली को बताता है तो उसने मार्केट में बहुत सारे मैजिकल स्क्रॉल्स को सेल करते हुए किसी को देखा है। तो अगर हम चाहें तो उन मैजिकल स्क्रॉल को जाके देख सकते हैं, हो सकता है हमारे लिए भी कुछ न कुछ वहाँ पे मिल जाए। जिसमें लुइंसो ये कहते हुए कि तो फिर ठीक है, जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम उन मैजिक स्क्रॉल्स को जरूर लेकर के रहेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम अब भी इनके ग्रुप के साथ नहीं होता, अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। और इसके साथ ही हमारे ये जो एपिसोड है यही फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इस समेत जितने भी चूज किए गए स्टूडेंट होते हैं वो उस ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए डेमन सिटी के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। जहां कंपटीशन शुरू होने से पहले ट्यूटर उन्हें ये कहते हैं कि वो यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पे मैजिक ट्रेजर्स को खरीद सकते हैं। बस उन्हें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी यहाँ उलझना नहीं है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम उन्हें दो ग्रुप्स में बढ़ता देखते हैं। एक ग्रुप ली का होता है और दूसरा ग्रुप लॉर्ड ऑफ फ्लेम का होता है। यहाँ ली अब अपने ग्रुप के साथ उस मार्केट को एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ उन्हें कई सारे ट्रेजर्स दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और इन लोगों के पास उतने मैजिक क्रिस्टल नहीं होते कि वो उन्हें अफोर्ड कर सके। जिसमें ली उन्हें ये सजेशन देता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक स्ट्रीट स्टॉल देखा है। सभी लोगों की वही स्टॉल के पास भीड़ लगी है और हमें भी वहीं जाना चाहिए ताकि हम कुछ लेजेंडरी पिकअप वहाँ कर सके। अब जैसे वो उस स्टॉल के पास जाते हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं वहाँ अपने अपने स्टॉल के पास इन्हें बुलाने लगते हैं। किसी ने डेवल के केव से चुरा करके ट्रेजर्स लाया होता है तो किसी ने एंशिएंट टॉम के गॉड ऑफ लॉ के ट्रेजर्स को चुरा के लाया होता है। मींस कि वो एक तरह का चोर बाजार होता है जहाँ पे चीजें सस्ती मिल रही होती हैं। कि तभी ली का ध्यान एक पॉट की तरफ जाता है और इसे देखते ही जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है यहाँ ली से कहता है कि जल्द से जल्द इस पॉट को खरीद लो। जिसपे ली उससे कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा पॉट है। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे कहता है कि तुम मेरी मानो और इसे जल्द से जल्द ग्रैब कर लो, क्योंकि अगर तुम इस डील को कर लेते हो तो आगे तुम्हें भविष्य में कोई नुकसान नहीं सहना होगा। अब यहाँ ली उसकी बात मानते हुए उस शॉपकीपर के पास जाके पूछता है कि ये पॉट्स कितने के हैं। जिसमें वो शॉपकीपर ली से कहता है कि तुम्हें चीजों की देखने की अच्छी परख है, इसलिए ये सारे के सारे ट्रेजर्स जो हैं वो एंशिएंट पावर से बनाए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर रखे हर एक सामान की कीमत 200 मैजिक क्रिस्टल्स की होगी। जिसपे फैटी और ल्यूली उस शॉपकीपर से कहने लगते हैं कि ये चीजें तो किसी एंशिएंट पावर की देखने में तो नहीं लग रही, फिर भी तुम अगर इन्हें 200 मैजिक क्रिस्टल का दाम रख रहे हो ये काफी ज्यादा है। जिसपे वो शॉपकीपर यहाँ ल्यूली से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये जो ट्रेजर्स है वो एंशिएंट पावर से नहीं बने हैं, ये काफी पुराने हो जाने के कारण लिखते थोड़े डैमेज है, लेकिन ये काफी पौराणिक जादू से सिद्ध किया हुआ है। तो आगे ली यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है जो कि सभी मम्मियाँ मार्केट में करती हैं। वो यहाँ इस शॉपकीपर से कहता है कि वो इन सारी चीजों के बदले में 10 मैजिक क्रिस्टल देगा। जिसपे लिली उसे कहती है कि इस भंगार पे मैजिक क्रिस्टल्स क्यों वेस्ट कर रहे हो, बस इसे एक गोल्ड कॉइन दे दो और ये काफी है इसके लिए। जिसपे वो शॉपकीपर उनसे कहता है कि वो इतने कम प्राइस पे तो इन चीजों को सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे ली वही ट्रिक आजमाता है जो कि सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर इतने में नहीं पड़ता है तो हम किसी और दुकान से जाके ले लेंगे। जिसपे वो शॉपकीपर उन्हें जाने से रोकता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, ये सारी चीजें तुम रख सकते हो। अब जैसे ही ली उन सारी चीजों को बाय कर लेता है उसका ध्यान एक टूटे हुए तलवार पे पड़ता है। अब यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग कहता है कि ये टूटा हुआ तलवार भी तुमने जरूर लेना है। जिसपे ली यहाँ उस शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछता है और वो उसे 15 क्रिस्टल स्टोन बताता है। यहाँ पे ली बिना कोई बार्गेन किए हुए उसे 15 मैजिकल क्रिस्टल दे देता है। कि तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो उस शॉपकीपर से कहता है कि इस टूटे हुए शॉर्ट को मुझे दे दो, इस लड़के ने जो तुम्हें कीमत दी है उसके दुगना प्राइस मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे उस शॉपकीपर का मन डगमगा जाता है और वो उस बंदे से 30 मैजिक क्रिस्टल्स ले लेता है और वो तलवार उसको बेच देता है। इवन की ली ने उसे अपने पास रख लिया था तब भी। यहाँ वो बंदा ली से उस टूटे हुए तलवार को मांगने लगता है, ये कहते हुए कि उसने यहाँ पे इसके लिए पैसे पेड किए हैं। लेकिन यहाँ ली उसे कहता है कि मैंने इस ब्रोकन शॉर्ट के लिए पहले ही बिल पे कर दिया है, तो जिसने बिल पहले पे किया होता है चीज उसी की होती है। तो यहाँ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जिसपे वो शॉपकीपर इन्हें यहाँ फाइट करने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम उस फाइटिंग एरिना में जा सकते हो। इसे वो दूसरा बंदा यहाँ समझ जाता है कि ये लोग उस ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। आगे वो उसकी एकेडमी का नाम पूछते हैं। इसमें यहाँ ल्यूली उन्हें बताती है कि वे लोग चिंगलो एकेडमी से आए हैं।
जिसपे वो हरे बालों वाला बंदा यहाँ पे हंसते हुए कहता है वो लोग जुआन यान अकेडमी से आए हैं और ये जुआन यानी अकेडमी है जो लगातार चिंगलू अकेडमी को कई सालों से हरा चुकी है और ये एक दूसरे की राइवल अकेडमी है और जियान यांग अकेडमी ने हमेशा चिंगलू अकेडमी को सप्रेस किया है और उनसे एक कदम आगे रही है उस 4th रैंक की पोजीशन में। अब यहाँ वो लोग अपना परिचय देते हैं कि उनका नाम हीजी और लूगी है और इस साल भी तुम्हारी अकेडमी यहाँ पे हारेगी और इस साल की तुम्हारी हार के कारण तुम्हें 4 मेजर कॉलेजेस की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। जिसपे यहाँ हीजी उनसे कहता है कि इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसके हाथों से हमें शॉट लेनी है और यहाँ से निकलते बनना है। जिसपे वो शॉपकीपर फिर से उनसे कहता है कि यहाँ पे फाइटिंग मत करना वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे फिर हीजी यहाँ ली से कह रहा होता है कि अगर तुम में गट्स है तो आओ उस फाइटिंग अरीना में जहाँ हम कम्पीट करके देख लेते हैं कि कौन ज्यादा सुपीरियर है और इसमें जो जीतेगा वो ब्रोकन शॉट उसी का होगा। जिसमें यहाँ ली उसे ये कहते हुए कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुमसे मैं यहाँ ये बोरिंग कंपटीशन करूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और ये जो दोनों बंदे होते हैं वो भी यहाँ ये कहते हुए कि इन लोगों को तो हम उस ग्रैंड कंपटीशन में देख लेंगे, अभी इन्हें जाने दो और यहाँ पे हमें भी कोई बखेड़ा नहीं करना। अब इधर सीन चेंज होता है और हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम जो होता है वो शिमी को ये समझा रहा होता है कि अब की बार उसका कोई भी प्लान फेल नहीं करेगा और इस बार वो ली को हर हाल में मात दे करके रहेगा। जिसपे शिमी उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम उस ली से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। जिसमें यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि मैं बस उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उस चिंगलू एकेडमी का डीन बन सकूं और मेरे इस मकसद के सामने जो भी खड़ा होगा मैं उसे रौंद डालूंगा। इसलिए मैंने उस डेमन पेट्रोलर कार्ड का भी यूज कर लिया है ताकि उन डेमन क्रिएचर्स को मैं इस वर्ल्ड में समन कर सकूं। आगे वो अपने प्लान के बारे में समझाता है कि उसने उस डेमन पेट्रोलर कार्ड का यूज इसलिए किया है ताकि वो उन्हें एक झांसा दे करके इस वर्ल्ड में ला सके और वो उन्हें किल कर सके, जिससे उनकी पावर कमजोर हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो अपना आगे का प्लान और भी बताता, वो शिमी से यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मेरी इसमें कुछ मदद कर सको तो हम दोनों का ही इसमें फायदा होगा। जिसपे शिमी उसे कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे विश्वास कर लेती हूँ, तो अब मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारा साथ इसमें किस तरह देना होगा। अब आगे वो अपना सारा प्लान उसके साथ डिस्कस कर लेता है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। आगे हमें ली को दिखाया जाता है जो उस पॉट को देख रहा होता है। यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि ये एक ऑर्डिनरी पॉट नहीं है, एक्चुअली में सोल गैदर करने वाला एक पॉट है। जिसपे ली उसे कहता है कि कहीं इसका संबंध डार्क मैजिक से तो नहीं है और आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अगर ये कोई इवल मैजिक है तो मैं इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे इडियट कहते हुए बताता है कि ये जो सोल गैदरिंग पॉट है एक ग्रेट इफेक्ट लाता है। इसमें रेमिनेंट सोल को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है और तुम उन वेरियस सोल को रिफाइन भी कर सकते हो, जिससे ये जो सोल है वो कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये लिक्विड सोल में ट्रांसफॉर्म होंगी तुम अपने माइंड की पावर का यूज करके इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन याद रहे तुम्हें यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं और अगर तुम उनके रिस्ट्रिक्शन एरिया में गए तो ये तुम पे वापस से बैक फायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ तुम इसे बैकअप की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसमें तुम अपने बचे हुए रिमेनिंग सोल को इसमें रख सकते हो ताकि आने वाले समय में इसे रिफाइन कर सको। लेकिन याद रखना कि तुम्हें आगे सोल्स को जरूर से रिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर वो सोल्स रिफाइन नहीं रहेंगे और जैसे ही बाहर आएंगे वो तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। जिसपे यहाँ ली उसे कहता है कि अगर ये इतना ही ट्रबल सम है तो छोड़ दो, हम इसे करते ही नहीं है। जिसपे यहाँ पे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के तुम्हें ये अभी के अभी कंट्रोल करना होगा। यहाँ ली उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इसे कंट्रोल कर लूँ और इससे डील कर लूँ तो हो सकता है कि मैं तुमसे मुकाबला कर सकूं। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कुछ जवाब नहीं देता। यहाँ ली उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तो बस मजाक कर रहा था और जबकि तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारी मदद को जरूर याद रखूंगा और तुम्हारे मुताबिक अभी मैं इसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा कहते ही ली उस पॉट के रेमिएंट सोल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस पॉट के अंदर जो रिमेनिंग सोल होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए वो जो सोल गैदर पॉट होता है वो खुद ही उन सोल्स की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे जैसे उस रिमेनिंग सोल्स का इस पॉट में टाइम बढ़ेगा ली को यहाँ पे डर होता है कि वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अब ली के इसी डर के साथ हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो ली होता है वो उस डेमन मार्केट के चोर बाजार में वहाँ पे वेस्ट में पड़ी हुई ऐसी चीजों को खरीदता है
जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स के हिसाब से एक मूल्यवान ट्रेजर थी और यही जो मटेरियल्स होते हैं ली के उस ग्रैंड कंपटीशन में मदद करने वाली थी। बाकी एपिसोड शुरू होता है जहां हम ली को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। वो उसी सोल पॉट के स्पिरिट्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस सोल पॉट में पहले से ही सोल लिक्विड मौजूद होता है, इसीलिए वो उसे रिफाइन नहीं कर पाता। ये बात जब लॉर्ड ऑफ रिंग्स को वो बताता है तो लॉर्ड ऑफ रिंग तुरंत ही उसे ये कहता है जल्द से जल्द इस पॉट के अंदर जितने भी सोल लिक्विड है वो मुझे दे दो। अब ली के ऐसा करते ही लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि इस सोल लिक्विड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए, तब तक तुम इस ब्रोकन शॉर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो जिसके अंदर एक अलग ही यूनिवर्स है। अब ऐसा कहते ही लॉर्ड ऑफ रिंग्स यहाँ डीप स्लीप में चला जाता है और हम ली को उस शॉर्ड को एक्सप्लोर करता देखते हैं, जो कि एक मैजिकल शॉर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब उसके जो रुइंस हैं पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, जिसके कारण यहाँ ली सोच रहा होता है कि कहीं वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स पागल तो नहीं हो गया है, ये पूरी तरह से ब्रोकन शॉर्ड है तो आखिर कैसे इसके अंदर कोई यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ ली उस तलवार को खींचने की कोशिश करता है वो टूट जाती है और उसके अंदर से एक जेड बाहर निकलती है। अब ली ये देख करके पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि वो एक तरह का मैजिक फॉर्मूला था जो कि एक एडवांस मैजिक होता है। इसी एडवांस मैजिक में उसे गोल्डन लायन की रोर की स्पेल मिलती है। इस मंत्र को पाके ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे अपने आप पे यकीन नहीं होता कि ये सपना है कि सच। अब इससे पहले कि हम उस गोल्डन लायन रोर के बारे में जान पाते यहीं पे सीन कट होता है और आगे हम फैटी को देखते हैं और वो भी उस चोर बाजार से काफी सारे कबाड़ लेकर के आया था जो उसके लिए सारे के सारे यूजलेस थे। अब यही सोच के वो डिसअपॉइंट हो रहा होता है, तभी एक जो बीड होती है वो काफी ज्यादा ब्राइटली चमकते हुए उसे हिट करती है, जिससे वो भी खुश हो जाता है कि फाइनली उसे भी एक ट्रेजर मिल गया। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और अब हम सारे कॉलेजेस के जितने भी डिसिपल्स होते हैं उनको ग्रैंड कंपटीशन की ओर जाता देखते हैं। यहाँ पे चिंगलू एकेडमी का जो राइवल कॉलेज होता है उनके जो ट्यूटर होते हैं यहाँ पे चिंगलू कॉलेज को बुली कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि अभी भी तुम्हारे पास काफी टाइम है कि तुम उस ग्रैंड कंपटीशन से अपना नाम बाहर कर सकते हो ताकि फिर से हारने की जो एम्बैरसमेंट है इससे तुम बच जाओ। इसमें यहाँ ली के ट्यूटर उसे ये जवाब देते हैं कि अब की बात तुम्हारी ये कॉलेज जो है तुम्हारी 4th पोजीशन की रैंकिंग को नहीं चुरा सकता, जिस पर दूसरे एकेडमी का जो ट्यूटर होता है यहाँ उनसे इस बात पे शर्त लगा लेता है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चलो इस बात पे शर्त लगाते हैं और अगर तुम जीते तो हमारी तरफ से तुम्हें 10,000 मैजिक क्रिस्टल दिए जाएंगे। इस पे यहाँ ली के ट्यूटर कहते हैं कि अभी भी हम बच्चे हैं जो यहाँ मैजिक क्रिस्टल्स पे बेट लगा रहे हैं और अगर बेट लगानी है तो 6th लेवल के मैजिक एलिक्सर्स पे लगाओ कि अगर तुम्हारी एकेडमी जीतती है तो हम तुम्हें मैजिक क्लॉड फ्लेम वाइन देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमें 6th लेवल के मैजिक एलिक्सर्स देने होंगे। जिसपे वो दूसरे एकेडमी का ट्यूटर यहाँ हंसते हुए उनसे कहता है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चलो इस बेट में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ। वो ये होगा कि अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 9 लीफ लोटस ट्रेजर भी दूंगा। अब इन्हीं सारी ट्रेजर्स पे उनकी बेट यहाँ लग जाती है। अब आगे उस ग्रैंड कंपटीशन के शुरू होने से पहले जो उस सिटी के लॉर्ड होते हैं यहाँ उन्हें कुछ नियम समझाते हैं और वो ये होते हैं कि जो एकेडमी जितनी ज्यादा रैंकिंग पाएगा उनके रिवॉर्ड भी उसी तरह से डिवाइड किए जाएंगे। हर 3 साल में एक बार होने वाला ये कंपटीशन इस बार एंशिएंट डेमन बैटल फील्ड में होगा, जिसमें जान को भी जाने का खतरा है। इसलिए इस कंपटीशन में इंटर करने से पहले तुम लोगों को एक बार केयरफुली सोच लेना है। इस डेमोनिक बैटल फील्ड में जाने से पहले जो अभी क्विट करना चाहते हैं वो यही कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक बार वहाँ पे एंट्री ले ली तो फिर वहाँ से क्विट करने का मतलब है कि उनका पूरा एकेडमी ही इस पूरे कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा। जिसपे सभी लोग यही कहते हैं कि उस डेमन बैटल फील्ड को ओपन कर दिया जाए कि कोई भी उन ट्रेजर्स यानी रिवॉर्ड्स को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। आगे डेमन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं उन सभी को दिए गए टोकन्स को निकालने बोलते हैं और उन्हें अपने ब्लड में ड्रिप करने को कहते हैं, क्योंकि उस बैटल फील्ड में जितने भी डिमोनिक क्रिएचर्स को वो किल करेंगे उनके पॉइंट्स इसी टोकन में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जिस एकेडमी के जो डिसिपल्स होंगे वो जितने ही हाई लेवल के पॉइंट्स गेन करेंगे वो उनकी एकेडमी की रैंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर उन्हें आगे लगे कि उनकी जान का खतरा है तो वो उसी वक्त इस टोकन को क्रश कर सकते हैं, जिससे उस डिसिपल को तो वहाँ सही सलामत निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी एकेडमी ही इस पूरे कंपटीशन से एलिमिनेट कर दी जाएगी। लेकिन वो साथ में ये भी बात याद दिलाते हैं कि जैसे ही वो उस टोकन को क्रश करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ही उन्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा। साथ ही उसने अब तक के जितने भी पॉइंट्स गेन किए होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। आगे वो बैटल फील्ड ओपन होता है और यहाँ सभी लोग ये जानते हुए एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें उन डेमन से मुकाबला करने को मिलेगा जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आके ह्यूमंस का शिकार करते हैं, लेकिन आज बारी उनकी है।
सभी एकेडमी के ट्यूटर के साथ साथ सारे डिसिपल्स भी उसके अंदर एंट्री करते हैं। अब जैसे ही वो उस बैटलफील्ड में एंट्री लेते हैं उन्हें वहाँ कोई भी स्पिरिचुअल पावर फील नहीं होती। इससे सभी डिसिपल्स काफी घबरा जाते हैं कि आखिर वो डिमोनिक क्रिएचर्स को कैसे स्पॉट आउट करेंगे। तभी उनमें से एक डिसिपल कहता है कि उसने यहाँ के बारे में सुन रखा है कि ये एंशिएंट बैटलफील्ड काफी पुराना है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर हुआ करते थे जिन्होंने अपने मैजिकल स्क्रॉल्स को इसी जगह पे छुपाया था। तो अगर हम लकी हुए तो उन डिमोनिक क्रिएचर्स को मारने के बदले में हमें पॉइंट तो मिलेंगे ही, तो साथ ही क्यों ना हम उन खोए हुए लॉस्ट स्क्रॉल्स को भी ढूंढना शुरू कर दे। इससे यहाँ से जाने से पहले हमें कुछ न कुछ तो ट्रेजर्स हाथ में लगे। इस पे वो सभी इस बात पे एग्री करते हैं कि सबसे पहले जिस काम के लिए हमें आए हैं वो करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द पॉइंट्स को अर्न करना है। अब इतने में हम ली को देते हैं कि जैसे ही वो अपने ग्रुप को इन डिमोनिक क्रिएचर्स को हंट करने की तरफ ले जा रहा था, उसका रास्ता ज़ियोनियो एकेडमी का ही एक डिसिपल जिसका नाम हीजी होता है वो रोकता है। यहाँ पे वो उन्हें फिर से बुली करता हुआ कहता है कि तुम्हें तो मैं याद ही होगा जो मैं तुमसे उस मार्केट में मिला था, जिसपे लियो से यही कहता है कि वो बेकार के लोगों को ना याद नहीं रखता। जिसपे यहाँ हीजो से कहता है कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जल्द से जल्द उस टोकन को क्रश करो और यहाँ से निकलो। जिसपे हेजी भी अपनी पावर्स को यहाँ एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर क्यों ना हम तुम्हारी यहाँ पे सारी के सारी होप्स को डिस्ट्रॉय कर दें। कि तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो उनसे कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हो कि बिना पॉइंट्स को अर्न किए हुए एक दूसरे की ही टीम को एलिमिनेट करवाने पे उतारू हो चुके हो। जिसपे हेजी उसे कहता है कि ये हमारे आपस के एकेडमी के बीच की बात है और हम यहाँ पे कोई भी रूल्स को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, तो तुम हमारे मामले में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा है। जिस पे वो बंदा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी होने वाली फियांसे ल्यूली को हर्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के यहाँ सभी शॉक रह जाते हैं। यहाँ ल्यूली उस बंदे से चिढ़ते हुए कह रही होती है कि कौन है तुम्हारी फियांसे, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, सो मेरा पीछा करना छोड़ दो। आगे वो बंदा ल्यूली को ये कहते हुए मनाने की कोशिश करता है कि तुम गुस्से में तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। ये सुनते ही यहाँ फैटी ली को चिढ़ाने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा भी लव राइवल अपेयर हो चुका है, देखने में तो ये काफी हैंडसम है जो तुम्हें कांटे की टक्कर देगा। जिसपे ली उसे कहता है कि मुझे किस बात की डर, तुमने देखा ना कि ल्यूली उससे कितना ज्यादा चिढ़ती है, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती, और रही बात उसके हैंडसम होने की तो वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है ही नहीं। आगे ल्यूली उस बंदे को ये साफ कहते हुए मना कर देती है कि अपने इस फिजूल के ख्यालों को यहीं छोड़ दो क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आगे वो ली का हाथ पकड़ते हुए उसके सामने कर देती है, जिसपे वो बंदा उससे कहता है कि ल्यूली तुम्हारे तो काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तुम एक्चुअली में इस जैसे दिखने वाले के साथ कैसे प्यार में पड़ सकती हो। जिस पर ली यहाँ उसे कहता है कि मेरी बंदी को हैरेस करना बंद करो वरना तुम्हें मेरे मुक्कों का सामना करना पड़ेगा। जिसपे वो बंदा यहाँ काफी ज्यादा आक्रोशित होते हुए कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी वुमेन को मुझसे स्नैच कर पाए और मेरे अलावा कोई भी उसके लिए वर्थ ही नहीं है। अब इन्हीं कॉन्वर्सेशन के बीच वो दूसरे कॉलेज का जो हीजी होता है वो सोच रहा होता है कि कहाँ हम लोग यहाँ पे ग्रैंड कंपटीशन के लिए आए, कहाँ इनके लव ट्रायंगल के ड्रामे में फंसे पड़े हैं। जिसमें उसका फ्रेंड उसे यहाँ वार्निंग देता है कि ये जो बंदा अभी यहाँ तुम खड़े देख रहे हो ये अपने 7th लेवल के स्ट्रेंथ पे है, तो इससे भिड़ना यहाँ पर काफी मुश्किल होगा, इसलिए हमें इनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि हम यहाँ पे बैठ के शो का मजा ले। अब आगे सीन यहाँ पे वापस से डायलॉग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ फिर से ली और वो बंदा इसी तरह की डायलॉग बाजी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये जो उनका डिस्कशन होता है इस बात पे थम जाता है कि यहाँ पे उनकी भी एक शर्त लग जाती है, और वो शर्त ये होती है कि जो भी उन दोनों में से हारेगा वो ल्यूली के कभी सामने नहीं आएगा। अब ये सुनते ही ली तो यहाँ पे जेंटलमैन निकलता है और वो उसे कहता है ल्यूली क्या वो रिस्पेक्ट करता है और उसे एज अ बेट नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके लिए ल्यूली काफी इम्पोर्टेंट है और उस पे बेट लगाकर वो इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। जिसपे वो बंदा ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें एलिमिनेट करवा देता हूँ। ऐसा कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे ली पे अटैक करने वाला होता है। ये जो नया कैरेक्टर अभी अभी अपेयर हुआ है इसी के बारे में ल्यूली के फादर ने बताया था, अगर वो इस ग्रैंड कंपटीशन में 4th रैंक के लेवल ला भी लेते हैं तो भी ल्यूली की यहाँ पे शादी कर दी जाएगी इस बंदे के साथ। लेकिन अगर ली उस ग्रैंड कंपटीशन के इंडिविजुअल फाइट में नंबर 1 की रैंकिंग लाता है तो वो इस जबरदस्ती की शादी को रोक सकते हैं। अब आगे ये जानना काफी इंटरटेनिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम ली को देखते हैं क्योंकि उसके बदतमीजी का जवाब अपनी पावर से देता है।
और अपनी मार्शल आर्ट का पावर यूज करते हुए एक जोरदार पंच उसे लगाता है जिससे वो पीछे चला जाता है। जैसे ही ली उस पर एक और अटैक करता है, हम उस बंदे को देखते हैं कि ली के इस अटैक को डॉज कर लेता है। अब यहाँ वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके पहले कि वो दोनों फिर से यहाँ अपनी फाइट को कंटिन्यू कर पाते, वहाँ पे एक लड़की आती है जो उस बंदे को डिमोनिक फ्लेम क्लॉड कह के पुकारती है। वो यहाँ क्लाउड से कहती है कि अगर तुमने अपनी ये पर्सनल फाइट यहीं पे खत्म नहीं की तो हम तुम्हें यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, फिर तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं रहोगे। जिसपे क्लाउड यहाँ ली को ये धमकी देते हुए कि अभी 1 महीना का टाइम है इस कंपटीशन को खत्म होने के लिए, और जब भी हमारा आमना सामना होगा तो याद रखना कि हमारी फाइट अभी कंटिन्यू करना बाकी है। आगे वो ली से ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरी हो और तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो बस इस कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार करो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोजल भेज सकूं। अब ये सुनते ही यहाँ ली गुस्से से तिलमिला जाता है, लेकिन वो जो क्लाउड होता है वो सच में इस बार ली पे भारी पड़ चुका था और पहली बार ली ने इतनी दमदार एनिमी का सामना किया होता है। अब आगे ली उस दूसरे एकेडमी के बंदों की तरफ जाता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों को अभी मुझसे फाइट करनी है, जिसपे वो भी अपना रास्ता मापते हुए कि इस बंदे से यहाँ कौन पंगा लेगा वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिसपे यहाँ फैटी ली से कहता है कि ये जरूर हमारी ली के पावर दे करके यहाँ से दुम दबा के भाग चुके हैं। जिसपे शिमी यहाँ उनसे कहती है कि इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों की पर्सनैलिटी देख के लगता है कि वो बिहाइंड द बैटल करने वालों में से हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में पॉइंट्स को अर्न करने के साथ साथ आप अपने दूसरे ओपोनेंट के भी पॉइंट को चुरा सकते हो। जिसपे ली अब उन सभी से यहाँ अनाउंस करता है कि अगर हमें यहाँ इसमें जीतना है तो हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना होगा कि हमारा गोल इस एकेडमिक कंपटीशन में 4th प्लेस जीतने का नहीं बल्कि 1 प्लेस को जीतने का होना चाहिए। जिसपे यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डीन ने हमसे कहा था कि अपने कॉलेज की रेपुटेशन के लिए हमें बस इसे 4th रैंकिंग पे लाना है, ताकि जो 4 इम्पोर्टेंट मैजिक एकेडमी है ताकि उस लिस्ट से हमारी एकेडमी का नाम बाहर ना जा सके। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर है, तो यहाँ पे हमें 1st प्लेस जीतना तो हमारे लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है। जिसपे शिमी और यहाँ फैटी भी लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ही सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि बस हमें इस ग्रैंड कंपटीशन में 4th प्लेस की रैंकिंग मिल जाए वही हमारे लिए काफी है। जिसपे युआन उनसे कहता है कि बाकी के जो एकेडमीज हैं वो हमसे कई ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि हमें उतनी काबिलियत नहीं कि हम उनसे फाइट कर पाएं। इसमें यहाँ ल्यूली ही ली का साथ देती है, ये कहते हुए अगर हम इतनी ज्यादा मेहनत कर ही रहे हैं तो हमें अपने गोल्स को हाई रखना चाहिए। जिसपे ली उन्हें समझाते हुए कहता है कि सभी लोगों की नजरों में हमारा जो एकेडमी है वो काफी नीचे है, इसीलिए सभी हमें इंफीरियर समझते हैं, इवन की बुली करने की भी कोशिश करते हैं और यही मौका है अपने आप को साबित करने का। तो अगर हम एक यूनिट बना के एक साथ मिलके फाइट करें तो हम 1st प्लेस को जरूर जीत पाएंगे। अब ऐसा कहते ही फेंगमी उन्हें प्लान समझाने लगता है। इसे एंशिएंट डेमन बैटल फील्ड में जो डेमन्स के साइड है, सबसे पहले वहाँ के हमें एलाइट ट्रूप से डील करना होगा। मीन्स कि अगर हम उनके एलाइट ट्रूप पे ही सबसे पहले हमला कर दें तो फिर हमें छोटे मोटे डेमन्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचना होगा। बाकी वो सभी एग्री करते हैं और अब उनके एक्शन करने की बारी होती है। सीन कट होता है और इधर हमें डेमन्स का ट्रूप दिखाया जाता है और वो भी ह्यूमन रेस से पीछे कहाँ रहने वाले थे, इनकी अपनी प्लानिंग चल रही होती है और वो भी इस 3 साल में एक बार होने वाले ग्रैंड कंपटीशन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो भी ह्यूमंस की हंटिंग कर सके। अब आगे जो डिमोनिक प्रिंस होता है वो भी यहाँ उस बैटल के लिए प्लान बनाता है। टोटल वो अपनी 9 टीम बनाता है। सबसे पहले उनका प्लान उन ह्यूमंस पे अटैक करने का होता है जो कि मैजिक जीनियस होते हैं। सबसे पहले वो उन मैजिशियंस को मारेंगे और जो जितना ज्यादा किल करेगा उसे वो डिमोनिक प्रिंस उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देगा। अब आगे वो प्रिंस उन्हें ये भी बताता है कि ह्यूमन रेस जो कि काफी पोटेंशियल है और अगर उन्हें मात देनी है तो सबसे पहले हमें उनकी एकता को भंग करना होगा। मीन्स कि यहाँ अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं ये लोग कि फूट डालो और राज करो। अब ये जो बैटल फील्ड होता है वो इन डिमंस का ही होता है, इसलिए वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। और आगे इस डिमोनिक बैटल फील्ड में एक ईवल पावर भी होती है जो इन सारे डिमंस के रेमनेंट पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी, जिसका यूज करते ही वो उन ह्यूमन रेस पे हमला करेंगे और उन सभी को अपना गुलाम बनाएंगे। बाकी यहाँ इनकी बैटल शुरू होती है जहाँ पे ह्यूमंस लड़ रहे होते हैं डिमंस को मारने के लिए ताकि वो अपनी एकेडमी में 1st प्लेस की रैंकिंग को जीत पाए। उन डिमंस को मारते ही उन्हें पॉइंट्स मिलने वाले थे। इधर डिमंस फाइट कर रहे होते हैं उन ह्यूमंस को स्लेव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ उस एंशिएंट फील्ड में डिमंस की पावर काफी ज्यादा होती है। इससे पहले कि वो ह्यूमंस को मार के उन्हें अपना गुलाम बना ले, वो जो डिसिपल्स होते हैं वो तुरंत ही उस टोकन को क्रश कर देते हैं, जिसके कारण वो उस बैटल फील्ड से बाहर तो आ जाते हैं लेकिन साथ ही साथ वो एलिमिनेट भी अब हो चुके थे। यहाँ उन डिमंस की एक टीम घात लगा करके उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही उन डिसिपल्स की संख्या यहाँ पे कम होती है और वो एक दूसरे से बिखर जाते हैं, इनके अटैक करने की बारी आती है।
अब यहाँ ली की टीम तो इतने सारे डेमंस को देख करके पूरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन ली भी यहाँ पे काफी शातिर होता है। वो उनसे कहता है कि हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल का नॉट बनाना होगा। अब इससे पहले कि वो डेमंस उन पे हमला करते, ली यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम को ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द युआन के साथ मिल करके हमें कवर करे। हाँ, वो ली की स्ट्रेटेजी के अनुसार ही चल रहे होते हैं और उनके ऐसा करने से वो काफी सारे डेमंस को भी किल कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने वेन एलिमेंट का यूज करके उन बचे कुछ डेमंस को कैप्चर कर लेता है और अब लू ली की बारी आती है उन पे अपने थंडर पावर से अटैक करने की। इधर ली शीमी को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द एक आइस शील्ड क्रिएट कर ले ताकि ली को उन डेमंस को किल करने का और भी ज्यादा टाइम मिल पाए। आगे ये ली यहाँ फैटी से कहता है कि जब तक शीमी इस शील्ड को बनाए हैं तुम्हें इन डेमंस के डार्क मैजिक को पूरी तरह से सप्रेस करना है, इसके लिए तुम्हें अपनी लाइट पावर का यूज करना होगा। दूसरी तरफ हम डेमन की टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमंस मैजिशियन थे, इसीलिए वो उनको स्लेव नहीं बना सकते थे। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ पे मार दिया जाए। इससे पहले कि वो जो ह्यूमन रेस है इनके ऊपर हाई लेवल के मैजिक को कास्ट करे, उन्हें एक साथ मिल करके इन ह्यूमन रेस पे हमला करना होगा। सारे डेमंस ऐसा ही करते हैं और वो मिल करके यहाँ शीमी के शील्ड पे प्रहार करने लगते हैं, जिस पे शीमी ली से कहती है कि वो और ज्यादा देर इन डेमंस को रोक नहीं सकती क्योंकि इनकी पावर्स लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस पे ली यहाँ उनसे कहता है कि अगर हमें इन सभी डेमंस को यहाँ पर मारना है तो सबसे पहले हमें इनके लीडर को यहाँ पे किल करना होगा। जैसे ही इनका लीडर मारा जाएगा इनकी यूनिटी अपने आप भंग हो जाएगी। इसीलिए ली यहाँ फैटी से कहता है कि जल्द से जल्द वो अपनी लाइट पावर को रिलीज करे। दूसरी तरफ यहाँ जो फैटी होता है वो मात्र अपने 3rd लेवल पे होता है। वो काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उससे पहले उसने कभी इतनी ज्यादा लाइट पावर का यूज नहीं किया था, लेकिन वो ये सोचते हुए कि ली ने जब उस पे इतना विश्वास दिखाया है और उसे अपना सब्स्टिट्यूट चूज किया है तो वो उसके इस विश्वास को नहीं तोड़ सकता और यहाँ वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए उसे एक बार अंतिम प्रयास करना ही होगा। बाकी वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ गॉड ऑफ लाइट से कहता है कि वो उसे काफी सारी स्ट्रेंथ दे दे और ऐसा कहते ही वो अपनी पावर लाइट को यूज करता है जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और इस रोशनी को वो डेमंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो अब ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उन्हें उस मोटे को किल करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो फैटी को यहाँ टच भी कर पाते, ली उनके सामने आ जाता है और अपने 3rd एलिमेंट मैजिक का यूज करता है और एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे हजारों की संख्या में एरोज निकलने लगती हैं जो कि एक एक करके उन सारे डेमंस को किल कर रही होती हैं। अब यहाँ पे तो पूरी तरह उन ह्यूमंस का पलड़ा भारी था और वो डेमंस सोच रहे होते हैं इस बंदे की बॉडी में तो 3 एलिमेंट्स हैं जिसे हराना काफी मुश्किल होगा। जिस पे ली उनसे कहता है कि ये तो बस एक एपेटाइजर था, अभी पूरी मील तुम लोगों को खानी बाकी है और आज तुम सभी को मैं यहाँ पे मार डालूंगा। जिस पे वो डेमन यहाँ ली से कहता है कि हमें मारना इतना आसान नहीं, फिर आ जाओ हमारे सामने और यहाँ देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन आज बचेगा। अब यहाँ ये डेमंस ये सोच रहे होते हैं कि इन मैजिशियन के पास तो मार्शल आर्ट तो होंगे नहीं, तो अपने मार्शल आर्ट के पावर से ये इन्हें आसानी से हरा देंगे। लेकिन जब ये ली से फाइट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसके मार्शल आर्ट के पावर भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ली के यहाँ मात्र एक पंच से ही वो डेमन यही धाराशायी हो जाता है। जिसमें वो डेमन एकदम सरप्राइजली यहाँ ली से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है कि तुम एक मैजिशियन होने के साथ साथ भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। यहाँ ली उसे ये जवाब देता है कि ये जानने के लिए तुम काफी लेट हो चुके हो। अब ऐसा कहते ही ली उस पे एक जोरदार अटैक करता है जिसपे वो डेमन यहाँ पे अब अपने आखिरी वार का यूज करता है। अब आगे वो अपने मैजिक मिरर का यूज करते हैं जिससे निकलने वाली इविल फॉग वहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है और वो उस फैटी के जो पावर लाइट होती हैं उसे भी सप्रेस कर देती हैं। अब वहाँ पे चारों तरफ से एक कोहरा सा छा जाता है, इससे उनकी वापस से इविल पावर बढ़ने ही लगती है। लेकिन यहाँ पे ली अपनी मैजिक पावर के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट का भी यूज करता है और उनके लीडर को ऐसा प्रहार करता है कि वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट होता है और वो डेमन वहीं पे मारा जाता है। उसके मरते ही वो जो मैजिक मिरर होता है वो भी टूट जाता है। ये देखते ही कि उनका लीडर यहाँ मारा जा चुका है, सारे के सारे डेमंस वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ली यहाँ उनसे कहता है कि भागने की कोशिश भी मत करना और फिर अपने वाइन्स एलिमेंट का यूज करके वो एक एक के डेमंस को कैप्चर कर लेता है। आगे जो ली के बाकी के टीममेट्स होते हैं यहाँ अपनी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो उन कैप्चर किए हुए डेमंस को अपनी पावर से किल कर देते हैं। और उसी के साथ ही ये सीन यही कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक गुफा में सभी के सभी अपनी शक्तियों को वापस से रिस्टोर कर रहे थे। यहाँ जो युआन होता है वो उन सभी से कहता है कि वो उनकी प्रोटेक्शन करेगा तब तक वो सारे के सारे अपने मैजिक पावर को वापस से रिगेन कर सके। आगे वो यहाँ ली से भी कहता है कि वो भी अपनी मैजिक पावर को रिगेन कर सकता है, जिसपे ली यहाँ उसे कहता है कि उसने अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं किया इसलिए वो उनके साथ रह के इन सभी को प्रोटेक्ट करेगा।
जिसपे यहाँ युआन के ये कहते हैं कि तुम बहुत दिखावा करते हो। ये एपिसोड यही होता है खत्म। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने पावर्स को रीगेन कर रहे थे। यहाँ ली उन्हें अपने अगले बैटल की स्ट्रेटेजी बताता है, जिसमें वो लियो और लॉर्ड ऑफ फ्लेम को मेन अटैकर बनाता है। साथ ही वो शिमी, युआन और फैटी को स्टैंड बाय में रखता है ताकि डिमोनिक क्रिएचर्स जब उन पे स्नीक अटैक करे तो वो उनकी हेल्प कर सके। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपनी सेकंड बैटल के लिए तैयार थे। जैसा कि ली ने उन्हें कल रात को वो प्लान समझाया था, इसके अकॉर्डिंग सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए उन डिमोनिक क्रिएचर्स से फाइट कर रहे थे। ली जैसे अपने वेन एलिमेंट्स की पावर से उन सब डिमोनिक क्रिएचर्स को ग्रैब करता है। लियो उन पे अपनी थंडर पावर से अटैक करती है और अब आगे लॉर्ड ऑफ फ्लेम के अटैक करने की बारी आती है। तभी हम उन डिमंस को देखते हैं कि वो पीछे से ली पे अटैक करते हैं। इसे बचाने के लिए यहाँ पे शिमी और फैटी अपनी पावर्स का यूज करते हैं और आगे हम युआन को भी इनकी मदद करते देखते हैं। इस तरह से वो सेकंड डिमोनिक ट्रुप को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ उनकी टीम के इस यूनिटी के कारण वो लगातार इस तरह के बैटल्स को जीतते ही जा रहे थे। अब आगे हमें दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स को दिखाया जाता है, जो कि वापस से गैदर होना शुरू हो चुके थे। अब इन्हीं पे नजर रख रहा होता है युआन, जो आगे ली को ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि दूसरे एकेडमी के जो बंदे हैं वो उस मैजिकल वेन्स को लेने के लिए अपना गुट तैयार कर रहे हैं। तो क्या हमें भी उन क्रिस्टल वेन्स को लेने के लिए रुकना चाहिए या फिर अपनी बैटल में आगे बढ़ते रहना चाहिए? जिस पे ली उनसे कहता है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें जरूर सीज करना चाहिए। जिस पे युआन उनसे कहता है कि उन दूसरे एकेडमी के जो डिसिपल्स हैं वो सभी के सभी अपने 6th लेवल पे हैं, तो उनसे बीट कर पाना मुश्किल होगा। जिस पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम उन्हें एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम उन दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स को उन क्रिस्टल वेन्स को लेने का अवसर दे दें और फिर बाद में हम उन पर स्नीक अटैक करके उनके प्रॉफिट्स को अपना बेनिफिट बना लेंगे। जिस पे ली उससे एग्री करता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा किया जा सकता है। यहाँ ली का भी यही मानना होता है कि अभी सही वक्त है दूसरे एकेडमी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स को देखते हैं, जो उस जगह पे उन मैजिकल क्रिस्टल वेन्स को लेने के लिए पहुंच जाती हैं, जो कि अभी बॉर्न हुए थे। लेकिन यहाँ पे इनका रास्ता वही डिमंस के ट्रुप के साथ साथ कुछ डिमोनिक क्रिएचर्स भी रोकते हैं, क्योंकि ये उन डिमंस के द्वारा ही बिछाया गया एक ट्रैप था जिसमें अब ये ह्यूमंस फंस चुके थे। अब आगे वो सभी डिमंस इन ह्यूमंस को अपना स्लेव बनाने के लिए उन पे अटैक करते हैं। सभी वहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो डिमंस अब तक उन पे अटैक कर चुके थे। लेकिन जो उनमें से इक्के दुक्के स्टूडेंट्स बच जाते हैं वो तुरंत ही अपने टोकन को क्रैश कर देते हैं और ऐसा कहते ही वो उस रेल्म से तो निकल जाते हैं, साथ ही वो उस ग्रैंड कॉम्पिटिशन से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब उन क्रिस्टल वेन्स को लेने के लिए यहाँ जुआनयान एकेडमी के भी डिसिपल्स पहुंचे होते हैं। जैसे उन्हें ये पता चलता है कि ये उन डिमंस का ट्रैप था, वो पीछे से ही रुक जाते हैं। अब यहाँ पे वो दूसरा डिसिपल ही को कहता है कि क्यों ना हमें इनकी मदद करनी चाहिए, वरना ये दूसरी एकेडमी के डिसिपल्स यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पे हीजी काफी शातिर होता है, वो उससे कहता है कि ये मरते हैं तो मरने दो, इससे हमारा ही फायदा होगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कम हो जाएंगे और फिर ये हमारा जुआनयान जो एकेडमी है वो टॉप 4 की पोजीशन में इंटर कर जाएगा। और वैसे भी इन लोगों के पास तो वो लाइफ सेविंग जेट टोकन ही है, इसका इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। अब वो सभी वहाँ पर बैठ के चुपचाप से इंतजार करने लगते हैं ताकि दूसरी एकेडमी के डिसिपल्स अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए। इसका फायदा उठाते ही वो इन डिमन क्रिएचर्स के वहाँ से जाने के बाद उन क्रिस्टल वेन्स को भी हासिल कर सके। कि तभी वहाँ पे ली की टीम भी पहुँचती है, लेकिन यहाँ जो शिमी और लॉर्ड ऑफ फ्लेम रहते हैं वो भी उस जुआनयान एकेडमी की ही तरह सोचते हैं और यहाँ ली को उनकी मदद करने से रोकते हैं, ये कहते हुए कि इसमें हमारा ही फायदा है कि अगर कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तो होने दो। लेकिन ली तो यहाँ पे ठहरा हमारा हीरो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसका मानना था कि कंपटीशन तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन इससे ज्यादा इनकी लाइफ इम्पोर्टेंट है और इनके साथ हमारा कंपटीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इन पे कोई अटैक करता है तो हम इस तरह खड़े रह के देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे जो डिसिपल्स हैं अपने टोकन को क्रश नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें वो डिमंस किल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इस पे जो लियो, फैटी और युआन होते हैं यहाँ पे एग्री करते हैं और वो ली का साथ देने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है उसमें भी काफी कपट भरा होता है। वो ली से यही कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम शौक से जा सकते हो, लेकिन बाद में इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब आगे हम यहाँ ली की टीम को उस बैटल में उतरता देखते हैं ताकि वो उस दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स की मदद कर सके।
अब यहाँ पे ली की टीम के साथ उन डिमोनिक क्रिएचर्स की जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है। ली अपने टीममेट से कहता है कि हमने जो स्ट्रेटेजी प्लान की थी उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले काउंटर अटैक करने वाली ल्यूली होती है, जो कि अपने थंडर पावर से उन सारे डिमंस को बिजली के झटके दे रही थी। आगे हम लॉर्ड ऑफ फ्लेम को भी देखते हैं, जो ना चाहते हुए भी इस बैटल में उसे उतरना पड़ता है, क्योंकि वो भी इनकी टीम का ही एक हिस्सा था और यहाँ पे अपने फ्लेम पावर से उन डिमंस पे अटैक करता है। इधर हम फैटी और शीमी को देखते हैं कि जो उन्हें कवर अप दे रहे थे, और दूसरी तरफ से यहाँ युआन जो होता है वो फैटी और शीमी को कवर अप कर रहा था। इस तरह से वो एक एक करके वो उन सारे डिमोनिक क्रिएचर्स को मारते जा रहे थे, जिनमें से उनका जो लीडर होता है वो यहाँ समझ जाता है कि ये ह्यूमंस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इन्हें हराने के लिए हमें और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और जैसे ही अपने और भी बंदे को बुलाने जाता है, यहाँ ली उसमें ये कहते हुए अटैक करता है कि अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो क्यों ना मैं तुम्हें सपोर्ट दे दूं। अब यहाँ हम उनकी टीम की बहुत अच्छी यूनिटी को देखते हैं। जैसे ही ल्यूली खतरे में आती है, उसकी मदद करने के लिए लॉर्ड ऑफ फ्लेम आ जाता है और यहाँ फिर इन दोनों की मदद करने के लिए युआन भी आ जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो अपनी नई नई मिली पाम पावर की टेक्निक्स को उन डिमोनिक क्रिएचर पे आजमा रहा था। ये देखते ही जो उन डिमोनिक क्रिएचर्स का लीडर होता है वो अपने सारे मॉन्स्टर को ये ऑर्डर देता है कि हमें सबसे पहले इन्हें हराना है तो इनके लीडर को ही खत्म करना होगा। अब वो सारे मॉन्स्टर यहाँ पे ली पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ली अपने अर्थ एलिमेंट की पावर से उन सभी को धूल चटा देता है। लेकिन यहाँ भलाई कर और दरिया में डाल जैसी हालत हो जाती है। जिन एकेडमी के डिसिपल्स को ये लोग बचाने के लिए आए थे, अब इन लोगों की जान ही खतरे में पड़ गई थी। ये देखते हुए जो बचे के जो डिसिपल्स होते हैं वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं, इन्हें अकेला छोड़कर। अब ये देखते ही लॉर्ड ऑफ फ्लेम यहाँ ली से कहता है कि हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि इन डिमोनिक क्रिएचर्स का हम सभी मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इस डिमोनिक बैटलफील्ड के एनवायरनमेंट में कुछ तो ऐसा इवल पावर जरूर मिला है जो इनकी शक्तियों को इंक्रीज कर रहा है। अब ये सुनते ही जो शीमी और लॉर्ड ऑफ फ्लेम जो होते हैं वो दोनों वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं, लेकिन जो ल्यूली होती है वो जाने से इनकार कर देती है और वो यहाँ पे ली की मदद करना चाहती थी, जिस पे वो जो डिमंस होते हैं अब ल्यूली को अपना शिकार बनाते हैं, जिस पे ली यहाँ उनके अटैक्स को रोकता है एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए। दूसरी तरफ जो फैटी होता है वो भी ली की मदद करता है अपने लाइट पावर से, लेकिन इन डिमोनिक क्रिएचर्स की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ रही होती है, इसलिए ली यहाँ जो होता है वो उनसे कहता है कि वो भी यहाँ से चले जाएं। और रही बात है इन डिमंस की, तो मैं इनसे अकेला ही मुकाबला कर लूंगा और बाद में आके मैं तुम लोगों को कैचअप कर लूंगा। अब आगे हम ली को तेजी से उन डिमंस की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपने इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस गुफा से मिली हुई सुई पाम टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल करता है। आगे ली एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे अब की बार वो ग्रीन वेन्स की जगह में वो ब्लड थर्स्टी वेन्स निकलती हैं, जिसपे वो उन डिमंस को कैप्चर करते ही उन्हें किल कर रही थी। यहाँ पे जो डिमोनिक क्रिएचर्स का लीडर होता है वो अपने दूसरे ट्रिप को भी कॉल आउट करता है और उन सभी के साथ वो अब ली पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ ली को इन सभी का मुकाबला एक साथ करना भारी पड़ रहा था। ये देखते ही जो ल्यूली होती है वो यहाँ ली की मदद करना चाहती थी, जिसमें युआन उसे कहता है कि ली इन सबको अकेला ही संभाल लेगा और उसने जैसा कहा है हमें उसके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कि इतने में फैटी अपने दोस्त को इस हालत में देखते ही वहाँ दौड़ जाता है उसे बचाने के लिए। युआन उसे रोकता है, जिसमें ली उनसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इनसे डील कर लूंगा, तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो। अब आगे हम यहाँ ली को देखते हैं, जो कि अब अपने एक खास वेपन का यूज करता है। इससे उसके वुड एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने उसी इंटरमीडिएट मैजिक का यूज करके वो फ्लेम ट्राइनासोरस को एक्टिवेट करता है। और उसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उन डिमोनिक क्रिएचर्स के चीखने के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यही होता है फिनिश। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो ली होता है वो उन सब डिमोनिक क्रिएचर्स पर अकेला भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वो जो डिमोनिक क्रिएचर होते हैं वो डिमन बैटलफील्ड में ही होते हैं, जिसके कारण उस इन्वायरमेंट में एक ऐसी इवलनेस स्प्रेड की गई थी जो लगातार उनकी इवल पावर को इंक्रीज करती जा रही थी, जिससे ली के बाकी टीममेट्स के लिए उन क्रिएचर से फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए ली उन सबको सेव करने के लिए सभी को वहां से तुरंत ही रिट्रीट करने को कहता है, लेकिन ल्यूली, फैटी और युआन यहाँ पे जाने से रुक जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ ली की मदद करना चाहते थे, युआन उनसे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, ली अकेला ही इन सभी को मात दे देगा। अब आगे एपिसोड शुरू होता है हमें उसी बैटलफील्ड की फाइट को दिखाते हुए, जहाँ पे वो जो डिमोनिक क्रिएचर्स होते हैं उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अब ली को किल करके ही रहेंगे। वो एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें लगातार एनाकोंडास निकल रहे होते हैं, लेकिन ली यहाँ पे एकदम शांत होता है और अपने अगली मूव का इस्तेमाल करता है, जो उसका वही फायर ट्राइनासोरस होता है जो उन सभी एनाकोंडास को राख कर देता है।
अब आगे उस डेमन के काउंटर अटैक करने की बारी होती है, क्योंकि ये पूरा रियल उन डेमन्स का ही होता है। इसीलिए वो यहाँ ली से कहते हैं कि तुम ह्यूमंस आखिर क्या सोचते हो, हमारे ही वर्ल्ड में आके तुम यहाँ से जिंदा बच करके जा पाओगे। कहते हुए वो अपने ब्लैक ड्रैगन को सम्मन करता है। इस डार्क ड्रैगन का मुकाबला होता है ली के द्वारा सम्मन किए गए उसके अर्थ दिजिन का। अब ली यहाँ पे अपने इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करके उस डेमन के हर एक मूव को मात दे रहा था। इसे वो डेमन समझ जाता है कि ली कोई ऐसा वैसा डिसिपल नहीं, बल्कि ये जरूर एक ऐसा मैजिशियन है जो कि जीनियस है और ये उन 4 मेजर कॉलेजेस में से एक का डिसिपल होगा। लेकिन इसी दौरान हम आगे देखते हैं कि अब भी यहाँ ली का वो अर्थ दिजिन उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उस ब्लैक ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा होती है। इसलिए ली अब अपने 5 एलिमेंट के मैजिक को एक्टिवेट करता है और इससे वो अटैक करता है उस ब्लैक ड्रैगन पे। ये देखते ही वो जो डेमन उससे कह रहा होता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है तो इतने सारे मैजिक टाइप्स जानता है। तो एक के बाद एक अपने नए नए मैजिक मूव्स दिखा रहा है, जिसपे ली उसे कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं इस दुनिया में जिसे ना सीखा जा सके। जबकि तुमको ये जानते हुए शौक लग गया है तो तू अब शौक में ही मर जा। ली यहाँ पे अपने भाले से उस पे एक ऐसा अटैक करता है कि उस डेमन का वहीं पे हो जाता है खात्मा। अब दूसरे डेमोनिक क्रिएचर्स ये देखते हुए कि उनका एल्डर तो डेड हो चुका है, उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, जिसपे हम दूसरे डेमन को देखते हैं कि वो अपने ही साथी को मार डालता है, ये कहते हुए कि हम इतने सारे डेमन्स हैं तो वो उस अकेले ह्यूमन से आखिर कैसे डर सकते हैं, और जो डर गया वो मर गया, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। आगे वो डेमन्स ये सोचते हैं कि जरूर ली यहाँ पे अपनी सारी की सारी मैजिक पावर को कंज्यूम कर चुका है, इसीलिए वो बहुत वीक हो चुका है और अगर हम सभी मिल करके उस पे अटैक करें तो उसे मार सकते हैं। ली को किल करने के लिए सारे डेमोनिक क्रिएचर्स साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ली अपने दोनों मूव्स को एक बार ही ट्राई करता है। तरफ तो वो अपने अर्थ दिजिन से अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ वो अपने फायर ट्रायनासोरस को एक्टिवेट करता है। इसके फायर से वो सारे के सारे डेमन्स वहीं ढेर हो जाते हैं। ये देखते ही जो जुआंग यांग एकेडमी के डिसिपल हीजी होता है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये चिंगलो एकेडमी का ये बंदा तो काफी पावरफुल है और इसे हराना तो काफी मुश्किल होने वाला है। बाकी ये लोग भी यही सोचते हैं कि इतने सारे डेमन्स के साथ जब इसने इतनी फाइट की है जरूर इसकी पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी। इतने में अगर हम उस पर अटैक कर दे तो वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा और फिर खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी तरफ वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम पूरी तरह से जेलसी से भर जाता है और उसका भी यही मानना था कि चाहे ली यहाँ पे जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करे, इस कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हमारी ये जो चिंगलो कॉलेज है वो कभी भी अंडर 4th की रैंकिंग में आ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम उसके सपोर्टिव फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली का मनोबल बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ युवान भी ली के पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, क्योंकि ली ने अपने मैजिक पावर के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट की पावर को भी कम्प्लीटली इंटीग्रेट कर दिया होता है, जिससे अब वो एक्सट्रीमली स्किलफुल बन चुका है और उसकी इस स्किल का सामना यहाँ का कोई भी ओपोनेंट जो कि उसी के ही सेम लेवल का हो वो भी नहीं कर पाएगा। और इवन कि वो उससे एक लेवल हायर पे भी हो तो भी वो ली को यहाँ मात नहीं दे सकते। अब इसी दौरान हम यहाँ देखते हैं कि वो जुआंग यांग एकेडमी के बंदे ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे यहाँ धमकी देते हैं कि इस पूरे एरिया का ये जो मैजिक क्रिस्टल वेन है वो उनका है। वो कब से उन डिमोनिक क्रिएचर्स के खत्म होने का यहाँ इंतजार कर रहे थे। सो बेहतर यही होगा कि इस एंशिएंट डिमन बैटलफील्ड से अपने आप को एलिमिनेट करवा लो, ना तुम यहाँ पे आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लिली उसे कहती है कि इन डेमन्स को मारने में सारी मेहनत हम लोग करें और इतनी मेहनत से बचाया हुआ ये मैजिक क्रिस्टल वेन तुम्हें इतनी आसानी से ले जाने देंगे कि तभी वो हीजी हंसने लगता है और अपने चमचों को ये ऑर्डर देता है कि वो ली को चारों तरफ से घेर ले। और तभी उसके चमचों को हम देखते हैं कि वो अपने एडवांस मैजिक का यूज करते हैं और ली के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ इस शील्ड को लियोली काफी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रह जाती है। इस पे वो अब अपनी 5 थंडर पावर बोल्ट का यूज करती है और उसकी ये थंडर पावर भी उस शील्ड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डालती। अब इसको कहते हैं ट्रू गर्लफ्रेंड। वो सभी को कहती है कि तुम लोग यहाँ चुपचाप से खड़े होकर क्या देख रहे हो, मेरे यहाँ पे मदद करो। बारी बारी से उसके हर एक फ्रेंड्स यहाँ पे उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी के सभी नाकाम रह जाते हैं। जिसपे यहाँ हेजी उनसे कहता है कि आधे घंटे तक भी लगातार अगर तुम लोग इसी तरह से कोशिश भी करते रहे तो भी तुम हमारी इस शील्ड पे एक होल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके 4 चमचों ने मिल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस शील्ड को क्रिएट किया होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी के लगातार अटैक करने के बाद भी उस पे एक खरोच तक नहीं आती। जिसपे यहाँ लिली भी अब हिम्मत नहीं हारती, वो अपने 7th लेवल के थंडर वेपन का यूज करती है, जो कि एक हैमर होता है और अपने एडवांस मैजिक का इस्तेमाल करके वो लगातार उस शील्ड पे हिट कर रही थी।
लेकिन ऐसा करते ही वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है। अब हम दूसरे एकेडमी के डिसिपल्स को देखते हैं जो कि आपस में ये डिस्कस करते हैं कि ली ने हमारी मदद की थी जब हमें उन डेमंस ने कैप्चर कर लिया था, और अब जब ली को कैप्चर कर लिया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिसपे वो दूसरा डिसिपल कहता है कि हमें इनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये दोनों एकेडमी ही एक दूसरे की राइवल एकेडमी है और उस ज़ियानो एकेडमी के 6 बंदे अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं उस ली के साथ। अगर हमने अभी उस फाइट में इंटरफेयर किया तो हम ज्यादा ली की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ली उस जिंगलो एकेडमी का सबसे टैलेंटेड डिसिपल है और मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी जरूरत है, वो अकेला ही इनका मुकाबला कर सकता है। इधर दूसरी तरफ हम लॉर्ड ऑफ फ्लेम को मन ही मन खुश होता देखते हैं। अच्छा हुआ कि इस दूसरे एकेडमी के बंदों ने इसे ट्रैप कर लिया, जिससे थोड़ी ही देर में ली एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जिंगलो एकेडमी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसका सारा इल्जाम वो ली पे डालेंगे क्योंकि वही इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला था। जिसपे उसके सपोर्टिव फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि यहाँ ली सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता था, जब वो खुद मुसीबत में पड़ा है तो उसकी मदद यहाँ करने के बजाय तुम उल्टा उसी को ही दोषी ठहरा रहे हो। और ये जुआन यांग एकेडमी तो काफी मीन है, ये हमेशा हमारी पोजीशन हमसे छीनते हुए आ रहे हैं, तो आखिर तुम दोनों इसका सपोर्ट कैसे कर सकते हो। अब इतना कहते कि वो भी यहाँ ली की मदद करने के लिए उस शील्ड पर लगातार अटैक करने लगते हैं। अब आगे हमें शील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली चुपचाप इन सबको देख रहा होता है क्योंकि वो उस सोल लिक्विड का यूज करके अपनी सारी मैजिक पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उस हीजी की डायलॉग बाजी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। ये दोनों वापस एक ही चीज को रिपीट करते हैं कि ये क्रिस्टल हमें दे दो और ये हमारे जुआन यांग एकेडमी का ही होगा, जिसमें ली उनसे ये कहता है कि तुम लोग कितनी बकवास करते हो, जब मैं उन डिमोनिक क्रिएचर्स को किल कर सकता हूँ जो कि अपने 6th लेवल पे थे, तो फिर तुम दोनों मेरे सामने क्या हो। चलो अब बातों से नहीं बल्कि अपने मूव से यहाँ पे फाइट करके दिखा। अब यहाँ हीजी सबसे पहले एक्शन में आता है और अपने इंटरमीडिएट मैजिक का वो यूज करता है, जिस पर लियो से ये कहता है कि वो हमेशा से ही जुआन यांग एकेडमी को सबक सिखाना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे से मार खाने के लिए इतना उतारू हो कि आज मेरे कदमों में ही आ गिरे। और अब देखो कि मैं तुम लोगों का कैसे यहाँ पे काम तमाम करता हूँ। अब इस सीरीज की एक ही बात मुझे काफी ज्यादा बॉदर करती है और वो ये है कि ये लोग फाइट करने से पहले इतनी ज्यादा डायलॉग बाजी करते हैं कि पूरे एपिसोड को ही खा जाते हैं। वे अब आगे बढ़ते हैं। इनकी एक लंबी चौड़ी वार्तालाप के बाद यहाँ पे फाइटिंग सीन शुरू होती है जहाँ पे वो अब दूसरा बंदा भी एक्शन में आता है और अपनी इविल ट्री डेमन को समन करता है। लेकिन यहाँ पे ली अपनी ट्राइनोसॉरस की फायर से एक साथ ही उन दोनों के साथ निपट लेता है। आगे ली उससे कहता है कि अरे बस तुम लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ही थी तो मुझे तो तुम लोगों ने आज डिसअपॉइंट कर दिया। अब यहाँ आगे ली अपने 5 एलिमेंट पावर मैजिक का यूज करता है, जिसके एक ही मूव से वहाँ पे एक तेज एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे उन दोनों बंदों की तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ ली जो होता है उसे एक और चांस देता है, ये कहते हुए कि अब की बार अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझ पे अटैक करना। अगर इतना करने की हिम्मत नहीं है तो अपने आप को इस बैटल फील्ड से एलिमिनेट करवा लो। अब ये देखकर तो सारे हैरान रह जाते हैं कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करने के बाद भी ली यहाँ पे जरा सा भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है और इवन कि वो उन्हें एक और चांस देने को भी कह रहा है, जिसपे यहाँ हीजी उसे कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ काफी इडियट भी हो क्योंकि मुझे एक और चांस दे करके तुमने यहाँ पे अपनी मौत बुला ली है। और ये खुद ही अभी मौत के चपेट में था और दूसरों को मौत देने की बात कह रहा है। अब आगे वो ये कहते हुए कि अब देखो मैं तुम्हें अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का टेस्ट चखाता हूँ। आगे वो अपनी इस पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है हम देखते हैं कि सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी उसकी इस पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही थी। और इसी के साथ ही गाइस हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उस बैटल फील्ड में ली ने उन सभी डिमोनिक क्रिएचर्स को तो हरा दिया होता है, लेकिन पीछे से उन पे अटैक करते हैं वही जुआन यांग एकेडमी वाले। अब यहाँ पे उनका जो स्क्वाड लीडर हीजी होता है वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा होता है और ली को खुलेआम ये चैलेंज दे देता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इन क्रिस्टल वेन्स को यहीं छोड़ दो और अपने आप को इस बैटल फील्ड से एलिमिनेट करवा लो। लेकिन ली यहाँ इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था। वो उस लिक्विड सोल को पीता है और अपनी वापस से एनर्जी को रिस्टोर करता है। अपनी मादरी इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो हीजी को भी हरा देता है, लेकिन लास्टली उसे एक और चांस ये कहते हुए देता है कि अब की बार तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मुझ पे अटैक करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें खुद एलिमिनेट होना होगा। अब हीजी यहाँ ये सोचते हुए कि ये ली तो यहाँ काफी बेवकूफ निकला जो मुझे दोबारा से चांस दे रहा है,
इसीलिए वो अब अपने सबसे हाई लेवल वेपन को एक्टिवेट करता है और उससे निकलने वाली जो डैजलिंग फायर होती है वो सीधा जाके हिट करती है ली को। लेकिन ली भी यहाँ पे अपने वाटर एलिमेंट का यूज करता है, क्योंकि सिर्फ पानी ही आग को मात दे सकता है। आगे वो अपने रेन स्टॉर्म का यूज करता है, जिससे वो डैजलिंग फायर की आग तो बुझ जाती है और यहाँ हीसी के चमचे पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाला सिर्फ एक ग्रेट मैजिशियन ही हो सकता था। अब इतना ही नहीं, ली अपने वेपन का यूज करता है, जिससे निकलने वाली धमाकेदार फायर उन्हें जाके हिट करती है, जिससे वो दोनों आत्म समर्पित करते हैं और उनसे भीख मांगने लगते हैं, ये कहते हुए कि हम सरेंडर करते हैं, तुम ही बहुत बड़े मेज हो भाई। आगे उनके लिए ली के मैजिक को सहना नामुमकिन हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी हार स्वीकार करते हुए ली को अपने मैजिक को वापस लेने के लिए बेग करते हैं। इस पे ली उनसे यही कहता है कि अपने आप को इस बैटलफील्ड से एलिमिनेट करवा दो, वरना मैं तुम सभी को यहीं मार डालूंगा। और अब आगे जुआनयांग एकेडमी के जितने बंदे होते हैं वो अपने अपने टोकन को क्रश करते हैं और वो अब उस बैटलफील्ड से एलिमिनेट हो चुके हैं। अब वापस पहुंचते ही उनके जो ट्विटर होते हैं वो उस पे काफी भड़कते हैं कि अभी कुछ दिन हुए थे उस बैटलफील्ड में गए हुए और तुम लोग इतनी आसानी से कैसे बाहर आ सकते हो। आगे वो उससे पूछ रहे होते हैं क्या वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक डिमोनिक क्रिएचर्स का तुम्हें सामना करना पड़ गया था। इस पे यहाँ हीजी अपनी सफाई पेश करता है कि वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक क्रिएचर्स थे जो कि 6 लेवल पे थे और उन्होंने क्रिस्टल वेन्स का लालच देकर हमें अपने ट्रैप में फंसा लिया था। अब यहाँ जो सारे कैंडिडेट होते हैं वो हीजी के बातों में हाँ मिलाते हैं, जबकि वो यहाँ असली बात नहीं बताते हैं कि ली ने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की थी। अब आगे वो जो दूसरी एकेडमी का ट्यूटर होता है वो चिंगलू एकेडमी को यही ताना देता है कि मैं आशा करता हूँ कि चिंगलू एकेडमी में ही एलिमिनेट हो जाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि वो डिमोनिक क्रिएचर्स काफी खतरनाक हैं। जब वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो फिर से एक इंडिविजुअल कंपटीशन करवाया जाएगा और फिर उस कंपटीशन में 4 मेजर कॉलेजेस को इंटर करने का चांस दिया जाएगा और इस चांस को तुम लोगों ने सीज कर देना और अगली बार होने वाली कंपटीशन में मुझे शर्मिंदा मत करना। अब यहाँ इन दोनों राइवल एकेडमी के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। अपने अपने जीतने का ढिंडोरा ये लोग पीटने लगते हैं। फिर जुआनयांग एकेडमी का जो ट्यूटर होता है वो सीधा चिंगलू एकेडमी के ट्यूटर को ये धमकी दे देता है कि अब की बार हम दूसरे कंपटीशन में तुम्हें डेफिनेटली एलिमिनेट कर देंगे। जो हमने शर्त लगाई होती है उस 6 लेवल के एक्लिजर्स की वो हमारा ही होगा और लगातार 2 टाइम्स जो हम लोगों ने तुम्हें हराया है वो इस बार भी हरा के रहेंगे। जिसपे यहाँ जो ली के ट्यूटर होते हैं वो उन्हें अच्छा खासा करारा जवाब देते हैं, ये कहते हुए कि अगर हम उस कंपटीशन में टॉप 4 की पोजीशन में नहीं आ सकते तो तुम लोगों का तो कहीं नामो निशान भी नहीं होगा और इस बार देखना तुम हमारी टॉप 4 की पोजीशन हथिया नहीं सकते। इसमें जो हमारी फीमेल ट्यूटर होती है वो काफी समझदार निकलती है और उन्हें इस तरह से आर्ग्यू करने से रोकती हैं। आगे जो जुआनयांग एकेडमी का ट्यूटर होता है वो अपने डिसिपल्स को पूरी तरह से प्रेशराइज कर देता है, ये कहते हुए कि किसी भी हाल में उस इंडिविजुअल कंपटीशन में हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स ही टॉप 10 में आने चाहिए और तुम्हें किसी भी हाल में उस चिंगलू एकेडमी को हराना ही होगा, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। एक ट्विटर ही अपने डिसेबल को ऐसी धमकी दे रहा होता है। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो मरे हुए डिमोनिक क्रिएचर्स होते हैं उनकी लाशों को ले यहाँ उस मर्तबान में स्टोर कर रहा होता है कि वो एक सोल गैदरिंग पॉट होता है जो कि सोल्स का यूज करके एक सोल लिक्विड बनाता है, जिसके ड्रिंक करते ही किसी मैजिशियन की एनर्जी वापस से 100 गुना तेजी से रिस्टोर हो जाती है। अब आगे उन सभी क्रिस्टल वेन्स पे इन सब का कब्जा होता है और वो लोग उसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। इतने में लियू ली यहाँ ली की काफी तारीफें कहती हैं कि इवेंट के कितने सारे कॉलेजेस के जीनियस भी आ गए यहाँ फाइट करने के लिए, लेकिन ली ने सभी को हरा दिया। आगे फैटी हाउस से कहता है कि हमेशा बॉस कहते हैं कि लो प्रोफाइल रहो, लेकिन ली की स्ट्रेंथ और पावर उसे लो प्रोफाइल का रहने ही नहीं देते। अब जैसे ही लॉर्ड ऑफ फ्लेम ली की इतनी तारीफें सुनता है वो अपने माइंड में फिर से कॉन्स्पिरेसी करने लगता है, कहते हुए कि बस इस कंपटीशन के खत्म होने का इंतजार करो, फिर मैं देखो तुम्हें कैसा सरप्राइज देता हूँ। अब आगे वहाँ पे जो क्रिस्टल वेन्स होते हैं इनके डिवाइड करने की बारी आती है, जिसमें यहाँ ली के पास 1000 क्रिस्टल जमा होते हैं। इसे वो 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ फैटी उससे कहता है कि सारी की सारी मेहनत बॉस ने की है तो हमें इसका शेयर देने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शीमी यहाँ ली से कहने लगते हैं कि हमने भी बराबर की मेहनत की है तो सभी के में ये जो क्रिस्टल वेन्स है वो इक्वली डिवाइड होगा। जिसमें यहाँ फैटी और लीलियो से कहते हैं कि जब फाइट करने की बारी आई थी तो तुम दोनों तो वहाँ से दुम दबा के निकल लिए थे और अभी इक्वली शेयर करना चाहते हो। जिस पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम उनसे कहता है कि उन डिमंस के ट्रैप से निकलने के लिए हमने सभी मिलकर कंट्रीब्यूट किया था और अगर ये मैजिक क्रिस्टल इक्वली डिवाइड नहीं हुए
तो फिर हमारे अंदर स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहेगी अगले फाइट करने की। इसमें शिमी उन्हें समझाते हुए बताती है कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में काफी सारे मिक्स्ड एलिमेंट हैं और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस से रिस्टोर करने के लिए हमें इन्हीं मैजिकल क्रिस्टल पे निर्भर रहना होगा, क्योंकि हमने उस फाइट में काफी सारी अपनी मैजिकल पावर्स को कंज्यूम कर लिया है। तो उस पावर को वापस से रीगेन करने के लिए हमें यह आपस में बांटना ही होगा। अब इसमें यहाँ उनके बीच ये बहस शुरू हो जाती है कि ली ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो ली को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। इस पे ली उन सभी को 1 लेवल के 5 मैजिक क्रिस्टल देने को तैयार हो जाता है और बाकी जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स होंगे वो सभी के सभी ली के होंगे। इस पे युआन यहाँ उसे सहमत नहीं होता है और ली से कहता है कि हम सभी को कम से कम 1000 मैजिक क्रिस्टल्स मिलने चाहिए। लेकिन यह जो फैटी और ल्यूली होती है वो इस बात पे अड़ जाते हैं कि सारी की सारी मेहनत ली ने की है, यहाँ हम सबकी जान भी उसने अपनी जान को खेल करके बचाया है, आखिर तुम लोग इतना ज्यादा हिस्सा उससे कैसे मांग सकते हो। अब आगे यहाँ फैटी लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शिमी की तरफ देखते हुए ये तक भी कह देता है ली ही ज्यादा हिस्सा रखेगा और जो लोग बेशर्मों की तरह ज्यादा मांग रहे हैं और वो इररिस्पॉन्सिबल लोग इसके लिए क्या रिमार्क देते हैं आगे मैं देख लूंगा। अब यहाँ इनकी बहस बंद होती है और वापस से वो अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टीवेट करने लगते हैं। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने न्यू चैनल बनाया है, लेकिन अब तक हमारे जो ट्रू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे उस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उसे भी सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि आने वाले जो न्यू सीरीज है और साथ ही कंप्लीट एपिसोड की जो लॉन्ग वीडियो आएगी हम अपने उस दूसरे चैनल पे ही कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इस मंथ में आने वाली ढेर सारी न्यू सीरीज का एंटरटेनमेंट डोज आप पा सको। वो अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टीवेट करने लगते हैं। इवन यहाँ जो ली होता है वो उस सोल पॉट से सोल लिक्विड भी उन सभी को देता है जो कि उनके आने वाली बैटल में उनकी काफी मदद करेगी। साथ ही ये ड्रिंक उनके लिए लाइफ सेवियर भी साबित होगा। यहाँ सबसे पहले उस ड्रिंक को ली अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, जिसपे ल्यूली उससे कहती है कि ये काफी एक्सपेंसिव है तो तुम्हें इसे भी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ली काफी जेनरस रहता है, वो उन सभी से कहता है कि हमें आगे बहुत सारी बैटल्स को फाइट करना है, इसीलिए हमें अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए साथ ही अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ये ड्रिंक जरूरी है, इसीलिए तुम सब इसे ले सकते हो। अब आगे उन सभी को देने के बावजूद भी उस पॉट में सोल लिक्विड की कमी नहीं होती है, क्योंकि सुबह में ली ने जो उन डेमन्स के सोल को कलेक्ट किया होता है इससे उस पॉट में लगातार सोल लिक्विड कंडेंस हो रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को वो एक्स्ट्रा बॉटल देता है उस लिक्विड का और बाद में वो आगे कल्टीवेशन के लिए चला जाता है। अब आगे रात बीत जाती है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिसिपल्स होते हैं दूसरी एकेडमी के तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। ली के पूछने पर यहाँ उसे पता चलता है कि ऐसे प्लेस को फाउंड आउट किया गया है जहाँ पे एक 8 लेवल का ग्रेट मैजिशियन पास आउट हुआ था और उसने उस जगह पे कई सारे ट्रेजर्स छुपाए थे। आगे फैटी को उस जगह की सर्च में भेजा जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस जगह पे बहुत ही भयानक बैटल चल रही है उस ट्रेजर को पाने के लिए और बहुत बड़े बड़े मेजर कॉलेजेस के जो जीनियस है उस जगह को पहले से उन्होंने घेर रखा है। वो सारे के सारे जीनियस जो है वो अपने ग्रैंड मैजिस्ट्रेट के लेवल पे हैं। इनसे फाइट करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वे सभी उस डेविल फ्रूट के लिए वहाँ पे गैदर हुए हैं और उसे लेते ही कोई भी मैजिशियन अपने ग्रेट मेज के लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे दूसरी एकेडमी के बंदे दे रहे होते हैं। बिल्ली उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी अंदर की बात कैसे पता है, जिसपे वो बंदे यहाँ ली को बताते हैं कि ये खबर उन्होंने बायोन एकेडमी के डिसिपल्स से सुना है, क्योंकि इस जगह को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले यही एकेडमी के डिसिपल्स होते हैं। आगे वो उसे ये भी बताते हैं कि उस जगह पे पहुंचने से पहले उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर का सामना करना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने वो बैरियर तोड़ने की कोशिश की वहाँ पे डेमन एकेडमी के बंदे पहुंच गए, जिन्होंने उससे उस पूरी जगह को हथिया लिया है। आगे यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उन्हें बताता है कि वो डिमोनिक ट्री जिसपे वो डेविल फ्रूट राइप होता है उसका दिखना काफी रेयर है, क्योंकि वो 1000 सालों में एक बार पैदा होता है। हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। आगे हम लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शिमी को एक साथ ही उस एरिया की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ ली बाकियों समेत वहीं खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये उनकी कैसी टीम है जो बिना डिस्कस किए हुए ही सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस फ्रूट डेविल को पाने के लिए ऐसे अकेले चल गए हैं। इस स्वार्थपन के साथ ही एपिसोड को यही खत्म किया जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शिमी तो पहले ही उस डेविल फ्रूट को लेने के लिए अपनी टीम से बिना एक बार भी कंसल्ट किए हुए वहां से चले जाते हैं। इस पर ल्यूली भी यहाँ ली को सजेशन देती है कि हमें भी उस डेविल फ्रूट को लेने के लिए चलना चाहिए। ल्यूली से कह रहा होता है उस स्पिरिचुअल फ्रूट को तो हमें लेने के लिए वाकई में चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि वाकई में वहाँ कोई ऐसा डेविल फ्रूट है कि नहीं, या फिर वो उन डेमोनिक क्रिएचर्स द्वारा फिर से बिछाया गया एक ट्रैप है।
इसलिए उस जगह में चलने से पहले हमें ये क्लियरफाई करना होगा कि वहाँ कोई डेमोनिक क्रिएचर्स हमारा छुप के तो वेट नहीं कर रहे हैं। तो युआन यहाँ ये सजेशन देता है कि वो जा करके पहले इस चीज को क्लियरफाई करके आता है, लेकिन यहाँ ली उसे जाने से रोकता है क्योंकि इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो अब की बार खुद ही उस जगह की तहकीकात करने जाता है। जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचता है, हमें देखते हैं कि 2 मेजर कॉलेजेस एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं उस डेविल फ्रूट को पाने के लिए। इतने में ली यहाँ अपने स्पिरिचुअल वॉल्यूम का यूज करता है ये डिटेक्ट करने के लिए उस एरिया में आसपास कोई डिमोनिक क्रिएचर्स है कि नहीं। जैसा कि उसे शक होता है, उसका ये शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे डिमन क्रिएचर्स उन ह्यूमन रेस वालों का इंतजार कर रहे थे। ली उनके इनविजिबल बैरियर को तोड़ देता है जो उन डिमन्स क्रिएचर्स ने लगाया था। बाकी सारे मेजर अकेडमीज को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम लोग यहाँ आपस में लड़ते रहो और कहीं ये डिमन्स क्रिएचर तुम्हारा शिकार ना कर बैठे। जब सभी को ये पता चलता है कि वहाँ ढेर सारे डिमोनिक क्रिएचर्स उनकी घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं, वे जो मेजर अकेडमीज के डिसिपल्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अभी हमें अपनी आपस की दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और इन ह्यूमन क्रिएचर्स का मुकाबला करना चाहिए और हमें साथ में मिलकर के इन डिमोनिक क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें उन सभी का ही फायदा होता है, इसलिए सभी मान जाते हैं और वो डिमन क्रिएचर्स को किल करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें किल करते ही इनके जो कंपटीशन के पॉइंट्स होते हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ली भी वहाँ पहुँचती है और वो ली से कहती है कि हमें भी उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए कि हमारे अर्निंग पॉइंट्स काफी कम हैं, तो हमें भी उन डिमोनिक क्रिएचर्स को किल करने वहाँ जाना होगा कि इस कंपटीशन में हम दूसरे एकेडमी से एक पॉइंट अर्न करने में पीछे न रह जाएं। फिर ली यहाँ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर पॉइंट्स को अर्न करने की ही बात है, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ जहाँ हमें पॉइंट्स की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ पे जाते ही हमें इतने सारे पॉइंट्स अर्न कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ हमारे साथ दूसरे मेजर कॉलेजेस के भी डिसिपल्स हैं। आगे जो ली होता है वो अपने टीममेट्स को यहाँ सिग्नल भेज देता है ताकि वो उसके साथ चले, जिसपे पैटी और युआन भी यहाँ उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन अब भी वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम और सीमियोश के साथ नहीं थे। हाँ, फैटी के पूछने पर कि आखिर वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ली उसे बताता है कि हम उन डिमन्स के मांद में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लॉड को, जो ये देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है कि ली ने उसकी होने वाली मंगेतर का हाथ पकड़ा है। आगे वो यहाँ ली को धमकी दे रहा होता है कि बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो पूरी तरह से उसे इग्नोर करता हुआ वो उन डेमन क्रिएचर्स की मांद में पहुंच जाता है। अब उनसे छुपते हुए ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, जिसमें ली और फैटी के ये पूछने पर कि हम अपने आप ही बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं क्योंकि इस डेमोनिक क्लैन में काफी सारे डेमन्स हैं जो पहरा दे रहे हैं। हमारी इतनी कम पावर के साथ हम इन सभी का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। जिस पे ली उनके पूरे एरिया को काफी गौर से देखता है और फिर उनसे कहता है भले ही यहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक क्रिएचर्स हैं, लेकिन इनके इस क्लैन में जो मेन बंदे हैं वो उस फाइट के लिए जा चुके हैं, क्योंकि इस मांद में से जो पावरफुल डिमोनिक क्रिएचर्स हैं उस फाइट के लिए जा चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा डिमन क्रिएचर्स नहीं बचे होंगे और जो भी बचे होंगे उनकी काफी कम पावर्स होंगी। साथ ही उन्होंने इस गुफा के बाहर बहुत ही सख्त पहरा लगाया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ न कुछ ट्रेजर्स इन्हें जरूर छिपाया होगा, जिसकी ये लोग इतनी तहकीकात से गार्ड कर रहे हैं। अगर हम इनके पूरे इस डेमन क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दे तो हमें काफी सारे पॉइंट्स अर्न होंगे। साथ में ली यहाँ उन्हें ये भी बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डेविल फ्रूट अपेयर होने वाला है, ये सब उन डिमोनिक क्रिएचर्स की चाल होगी, सिर्फ हम ह्यूमन रेस वालों को कैप्चर करने के लिए। इस पे लिली उसे कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो सही तो हो सकता है, तो आखिर हम इस डेमन क्लैन पे अटैक कैसे करेंगे। जिस पे ली यहाँ फैटी और लिली को मेन अटैकर बनाता है। साथ ही यहाँ ली और युआन उन डिमोनिक क्रिएचर्स को यहाँ से वो ना भाग पाए, इसके लिए वो दूसरी एरिया पे नजर रखेंगे, आगे उन्हें भागने का एक चांस भी ना मिल पाए। साथ ही साथ वो इस फाइट में फैटी और लिली की भी मदद करेंगे। इस पे लिली उसे एक और खतरे के बारे में बताती है कि अगर कोई डिमोनिक क्रिएचर अपने लीडर को यहाँ पे वापस बुला ले तो फिर उससे फाइट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसका भी समाधान ली यहाँ निकाल लेता है। उनके ऊपर हमला करने से पहले वो इस पूरे एरिया को ही सील कर देगा और यहाँ पे होने वाली फाइट की आवाज उन दूसरे डिमंस तक ना पहुँच पाए, और आगे वो सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं। अब आगे यहाँ इनके घुसपैठ करने की शुरुआत होती है, जहाँ पे सबसे पहले भाग दौड़ लिली संभालती है। वो यहाँ सभी को चौकन्ना करती है, अपने थंडर पावर का यूज करती है, जिसके आगे जो भी डिमोनिक क्रिएचर्स आता है तो वहीं पे जल भुन के राख हो जाता है। आगे बारी यहाँ फैटी की आती है, जो अपने होली पर लाइट का यूज करता है, जिसके चमकते ही सारे के सारे डिमोनिक क्रिएचर्स ब्लाइंड हो जाते हैं। आगे यहाँ युआन और ली के अटैक करने की बारी आती है और ये दोनों ही अपने शॉट से वहाँ पे घमासान मचा देते हैं। इतने में जो उनका हेड होता है वो चौकन्ना हो जाता है और अपने सारे डिमंस को एक साथ मिल करके हमला करने का ऑर्डर देता है। इतने में ली यहाँ उनके सामने आता है और अपनी रेड स्पिरिचुअल वेन्स का यूज करके उन सारे डिमोनिक क्रिएचर्स को ग्रैब कर लेता है।
जिसपे सारे डेमंस अपनी यहाँ पावर का यूज करके उसके ट्रैप से तो आजाद हो जाते हैं कि तभी यहाँ ली अपने फ्लेम ट्रायनासोरस का यूज करता है और उसके अपेयर होते ही सारे डेमंस वहाँ पे जल भुन के राख हो जाते हैं। इतने में जो उनका लीडर होता है जो कि उस गुफा की रखवाली कर रहा होता है वो सामने आता है। यहाँ पे वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से एक ब्लैक ट्रायनासोरस निकलता है। वो ली के ट्रायनासोरस पे अटैक करता है जिसपे ली का जो ट्रायनासोरस होता है वो पूरी तरह से फेड हो जाता है। आगे जो डिमोनिक लीडर होता है अपने यहाँ डेमंस को भी बचा लेता है। यहाँ वो अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि तुम सभी बाकी से निपटो, बाकी रही इस जीनियस की बात तो इससे मैं ही मारूंगा। कि वो ली का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यहाँ अटैक करता है उसके ऊपर पीछे से। ली यहाँ उसके अटैक को एक शील्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्लैक ट्रायनासोरस काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि ली के शील्ड बैरियर को तोड़ता हुआ उस पे ऐसा अटैक करता है कि वो उस पत्थर पे जा गिरता है। आगे उस ब्लैक ट्रायनासोरस का सामना करने के लिए यहाँ ली अपने अर्थ डिजिन को अपेयर करता है। इतना ही नहीं वो अपने 5 एलिमेंट के फ्यूजन मैजिक का यूज करके अपने अर्थ डिजिन की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इस पे जो ली का अर्थ डिजिन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके एक पंच से ही वो ब्लैक ट्रायनासोरस वहीं ढेर हो जाता है। ये देखते ही वो जो लीडर होता है वो कहाँ चुप बैठने वाला था, वो अपने ब्लैक ट्रायनासोरस की पावर को इंक्रीज करने के लिए अपने मैजिक वॉन्ड की पावर का यूज करता है। इस पे वो ब्लैक ट्रायनासोरस फिर से उठ खड़ा होता है और ऐसा अटैक करता है ली के अर्थ डिजिन पे कि वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अब ये देखते ही ली के पास कोई चारा नहीं रहता और अब वो अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है जिसे उसने हाल ही में बनाया था और ये वेपन होता है उसका 5 कलर का फैन वेपन जिसके अंदर उस फीनिक्स बर्ड की सोल पावर सील होती है। अब यहाँ ली उन दोनों की पावर्स का यूज करता है उस ब्लैक ट्रायनासोरस को सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो जो ट्रायनासोरस होता है वो ली के फीनिक्स बर्ड को बार बार जलाने की कोशिश करता है। इस पे जो ली होता है अपने रेड वाइन्स की पावर का यूज करता है ताकि वो उसे ब्लैक ट्रायनासोरस की मौत को सील कर सके, लेकिन वो ट्रायनासोरस ली के इस सील को तोड़ देता है। तभी ली अपनी सभी शक्तियों का यूज करके उस ट्रायनासोरस पे अटैक करता है। ये देखते ही वो जो लीडर डेमन होता है वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर किसी प्रैक्टिशनर के पास एक से ज्यादा मैजिकल वेपन्स कैसे हो सकते हैं। इस पे ली उससे कहता है कि कैसे हो सकते हैं का क्या मतलब है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पास ये सभी हैं। लेकिन वो जो डिमन लीडर होता है वो अपनी अलग ही फिराक में होता है। वो ये सोचता है कि अगर इस जीनियस ह्यूमन रेस के बंदे को अगर मैं मार डालूं मुझे तो कई और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उस महा रिवॉर्ड को पाने के लिए मैं इस जीनियस मैजिशियन को आज मार के ही रहूंगा। इसलिए वो अब अपने डेमंस को समन करता है, लेकिन ली भी यहाँ उससे कई ज्यादा शातिर था। वो अपने सोल पॉट का यूज करता है और खड़ी खड़ी ही उन सारे डेमंस के सोल को उस पॉट में कैप्चर कर लेता है। इस पे वो डेमन लीडर फिर से यहाँ गुर्राते हुए उसे कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारे पास इस तरह का मैजिकल वेपन कैसे हो सकता है। इस पे ली उसे कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है कि तुम सच में अंधे हो। यहाँ ली अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और उससे दो हाथ करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। इस पे वो डेमन काफी खुश हो जाता है ये कहते हुए कि जबकि मीट मेरे पास खुद चल के आ रहा है तो क्यों ना मैं उसका आज मजा ले लूं। और ली को सप्रेस करने के लिए यहाँ अपने वज्र पाम का वो यूज करता है, लेकिन ली यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए अपने भाले की ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है और उसके हाथों को ही जकड़ लेता है और फिर अपने भाले से सीधा उसे डिमोनिक लीडर के सीने पे वार करता है, जिसपे वो वहीं पे मारा जाता है। आगे ली जो बचे कुछ डिमंस होते हैं उन्हें ये वार्निंग देता है, अब जबकि तुम्हारा जो लीडर है वो मारा जा चुका है तो क्या तुम इस गुफा को मेरे हवाले करोगे या यहीं रह के मरना चाहते हो। तो उसके इतना वार्निंग देते ही हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे